लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। नमस्कार, लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत दमदार शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, ऋचा गौड़। ये सेल्फ डिफेंस कोच हैं और ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट के भी कोच हैं। काफ़ी समय से बच्चों को और बड़ों को भी इसके प्रशिक्षण दे रही हैं अपने संस्थान के माध्यम से। इनकी शुरुआत बहुत अजीबोगरीब है क्योंकि उस समय लड़कियां इस क्षेत्र में थी नहीं। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि ये मारपीट वाली जो विधा है इसमें उनका कैसे आना हुआ और आज वो क्या कर रही हैं। ऋचा गौड़ जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो हम तो यहीं से जानना चाहेंगे कि आज आप जहाँ पहुँची हैं वो मुक्केबाजी मार और पैरों से मारपीट कर, तो ये लड़कियों के लिए ये ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं मानी जा सकती थी और राजस्थान के लिए तो मैं सोचती हूँ कि ये बड़ी ही मुश्किल बात थी कि आप इसमें आए और आपने, मुझे लगता है 25 साल पहले इसकी शुरुआत की थी और शायद उम्र बहुत छोटी रही होगी। जी जी, 30 भी नहीं होंगी अभी आप। हाँ, 30 रनिंग है। तो ये करिश्मा कैसे हुआ, आप इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। और मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। ये फाइटिंग स्पिरिट कह लो आप, तो कहीं ना कहीं आज फाइटिंग स्पिरिट, आज मैं एज जैसे जैसे अपनी एज क्रॉस करते जा रही हूँ, किड्स से टीनेज से सीनियर अडल्ट, तो मुझे कहीं ना कहीं एक स्पिरिट हमेशा रही जो कि फाइटिंग स्पिरिट। आप फाइटिंग स्पिरिट कह रही हैं और हमें तो वो लगता है, हम लोग बचपन में थे ना इस तरह से हाथ पे चलाते तो ये मारधार वाले काम मत करो, हम लोग हमेशा डांट पड़ती थी, तो मुझे ये वैसे ही दिखती है चीज़ें। ये क्या है कि हालांकि कुछ प्लान नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी या इस फील्ड से मैं कहीं अपनी फैमिली या अपने राजस्थान को आगे रिप्रेजेंट करूँगी। कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था, बस एक छोटी सी हॉबी थी, आप कह सकते हो स्किल था, एक स्किल डेवलपमेंट की हॉबी थी। एक हॉबी थी कि जो स्कूल में एक क्लास चल रही है ताइक्वांडो की, उसमें जिससे फाइट होगी बस उससे जीतना है। अच्छा, एक कॉम्पिटिटिवनेस थी कि मुझे जीतना है, मुझे हारना नहीं है। और उतने छोटे में आपके स्कूल में ताइक्वांडो क्लास चलते थे? एक स्कूल पीरियड था हमारा, तो उसमें ये होता था कि हम लोग, क्योंकि मैं थोड़ा सा, जो मेरा फिजिक था बाकी गर्ल से थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, टेक्निकली मुझे उस वक्त इतना नहीं आता था, तो जो स्ट्रेंथ थी मेरे पास उससे मैं गर्ल से जब मेरी फाइट होती थी या किसी बॉय से होती थी तो मैं दोनों को हराती थी। और 3rd क्लास की बात है ये, और वही चीज़ मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट। 6 साल की रही थी आप? बिल्कुल, 6 ईयर्स अराउंड। और यही चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया, और सिर्फ एक रुझान था, एक इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट बाकी कहीं जगह पे नहीं आता था, फ्रेंड्स बनाने में इंटरेस्ट नहीं आता था या घूमने फिरने में ज़्यादा। अरे उस समय तो लड़कियां गुड़िया गुड़िया खेलती हैं, हमने भी खेला नहीं। कम दोस्त थे, थोड़ी शाय थी मैं। अच्छा, तो जो मेरा शाय नेचर था वो मैंने फील्ड पे उतारा। एक्सट्रोवर्ट नहीं थी मैं, इंट्रोवर्ट थी। तो शायद कहीं ना कहीं ये वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। और उससे पहले फाइटिंग स्पिरिट की मैं बात करूँ तो मेरा जो बर्थ था वो प्री मेच्योर था, और सर्वाइवल दिल्ली में मेरा बर्थ हुआ, और डॉक्टर ने सिर्फ एक लास्ट चांस दिया था कि लेट्स सी कि सर्वाइव मैं कर पाऊंगी या नहीं। मम्मी पापा उस समय क्या कर रहे थे, कैसे आपको बचाया, फिर क्या वेट क्या थी, बताते हैं, वेट क्या थी आपकी? आई थिंक बहुत कहते थे कि बहुत इतनी सी थी मैं, जैसे एक बहुत ही काफ़ी ज़्यादा अंडरवेट थी। आई डोंट रिमेम्बर, बट बहुत ज़्यादा अंडरवेट थी मैं। और उस टाइम पे माहौल ऐसा था क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक फैमिली में एक गर्ल हो गई थी, और एल्डर सिस्टर है मेरी, और इट वाज एक्सपेक्टेड कि बॉय विल बी कमिंग। एक्सपेक्टेशंस थी कुछ, और एक सिम्टम्स भी ऐसे ही लग रहे थे जो होते हैं नानी और दादी के नुस्खे होते हैं जो। बट मन्नत भी मांगी सबने कि 2 बच्चे होंगे, ठीक है, इट विल बी फाइन। बट जब मेरा बर्थ हुआ तो थोड़ा सा कहीं कुछ रिलेटिव्स को ने टिप्स दिए कि चलो देखते हैं, लास्ट कोशिश नहीं होती तो कोई बात नहीं, ट्राई फॉर द अदर चाइल्ड, वैसे भी गर्ल है। तो कहते कुछ ऐसी नोन, मतलब सबको उम्मीद थी कि मरने वाली ही है। हाँ, बस यही उम्मीद थी। अच्छा। और डॉक्टर ने पंडित को भी दिखाया था, पंडित ने भी कहा कि 8 मासी है, तो 8 इसका है ना बहुत डेंजरस है, 8 days
8 months, 8 years, 18 years or 28 years. अच्छा, Like आपने सब कुछ क्रॉस करा है, it is आज crossed now. Kachod. सक्सेसफुली क्रॉस। Successfully crossed. तो यही था, तो बहुत एकदम टेंस का माहौल था और बहुत वीक थी मैं, काफ़ी अंडरवेट। तो बट एक स्पेशल वेंटिलेटर में रखा मुझे डॉक्टर्स ने, सेंट स्टीफन हॉस्पिटल दिल्ली। और देन आई केम, और आई थिंक वो शायद एक फाइटिंग स्पिरिट वहीं से आ गई और थी, वहीं से आ गई थी। तो कुछ चीज़ें कहते हैं ना हम लोग लेकर आते हैं लेकर पास आते से, हैं, वो इनहेरिट होता है, Inherit होता है, inbuilt होता है। इनबिल्ट होता है। वो चीज़ें शायद ये वो, आई गेस अब मैं रिलेट कर रही हूँ तो ये वही फाइटिंग स्पिरिट है जो मेरी लाइफ में भी हेल्प करती है। तो आपने स्कूल में फिर स्टार्ट किया सीखना, यस, लेकिन आपको फिर आगे मोटिवेशन मिला कि हाँ तुम इसी फील्ड में आ जाओ, इससे अपना करियर बनाओ। ये तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान जैसी जगह पे इसके लिए ना तो घर में मिला होगा, बिल्कुल। ना वो सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया होगा। वो मुझे बताइए, वो आपने कैसे शुरुआत की? स्कूल में कोएड स्कूल था मेरा। स्कूल में हम लोग एक गेम्स पीरियड में हम लोग जाते थे, तो गेम से मेरा एक इंटरेस्ट था। बट वो जब मैंने देखा कि मैं काफ़ी इंटर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में अच्छा कर रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट में मेरा डायरेक्टली मेडल लगा, गोल्ड मेडल लगा फर्स्ट अच्छा, कंपटीशन में। ये बॉयज गर्ल्स मिक्स? गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स मैच होते हैं, बॉयज़ वर्सेस अच्छा। बॉयज़ फाइटिंग मैच। और मुझे उसमें एक दो टेक्निक्स आती थी, बट कुछ चीज़ें जो मेरे पास ऑलरेडी थी, जैसे कि स्ट्रेंथ अच्छी थी और रफ एंड टफ बॉडी थी मेरी, तो कहीं ना कहीं, और मैं और मेरे ब्रदर घर पे लड़ते रहते थे अच्छा, तो उसको तो आपने घर बहुत पे अच्छे से लड़ाई कूटा होगा। बहुत। वो सारी प्रैक्टिस वहीं होती थी फील्ड से पहले? फील्ड से पहले घर में होती थी, हम बहुत तो लड़ते बेचारा थे, तो झगड़ते बहुत थे। पिटाई हुई छोटा था वो उसकी। मुझसे, जो मेरा यंगर ब्रदर है, बाद में हुआ तो। क्या नाम है उसका? निशांत। तो अभी भी वो इसी फील्ड में है? हाँ, वो मतलब वैसे जॉब भी कर रहा है, बट पहले तो उसने पूरा फुल टाइम इसी में था, बट पार्ट टाइम वो भी कर अच्छा, मतलब पीट पाट के उसको भी आप ले आए इधर ही। अच्छा ठीक है, अच्छा किया। तो वो जो कहते हैं ना कि जो हाथापाई घर पे होती, वो थोड़ी बहुत वहाँ काम आ गई फाइटिंग स्पोर्ट में। और हम लोग बहुत लड़ते झगड़ते थे घर पे। और कहीं ना कहीं स्कूल में फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर हमारे कोच ने लीव कर दिया था। तो जैसे ही वो स्पोर्ट रुका, तो कुछ ऐसा लगा कि 2-3 इयर्स तो मैं खेल रही थी, बट ये स्पोर्ट रुक गया, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है लाइफ से। फिर वो कुछ टाइम के लिए मैं उस स्पोर्ट से दूर हो गई, मैं दूसरे स्पोर्ट्स खेलने लगी, जैसे कि बास्केटबॉल। उसमें 100% दिया, बट वैसा रिजल्ट आ ही नहीं रहा था। वो मन का हिल था ना जो पहले। वो नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है, या फिर मैं उस गेम के लिए शायद बनी ही नहीं थी। वहाँ तो मैं हमेशा मतलब मैच भी हारती थी बास्केटबॉल में, या फिर मतलब टॉप 5-6 पोजीशंस में आती थी, या हमेशा फर्स्ट सेकंड। अच्छा, तो वो भी तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, जो सबसे हमेशा आगे रहने वाला है ना, वो थोड़ा भी पोजीशन पीछे हो तो बिल्कुल। बर्दाश्त नहीं होता। और जो हमारे कोच थे, हालांकि आज 20 साल पहले जो कोच थे, वो अभी भी मैं उनसे टच में हूँ। उन्होंने छोड़ दिया था, वो अपने दूसरे सिटी चले गए थे। सूरज सर हैं वो, तो मैं मतलब वो, उनकी भी एक कहानी ऐसी है कि वो मुझे 15 साल बाद एक कंपटीशन में मिले, तब तक कोई कांटेक्ट नहीं था। 5th क्लास में उन्होंने लीव करा, सीधा वो आई थिंक 4-5 इयर्स पहले मिले। तो वो भी एक वो मेरे को लेकर आए। उस समय इतना फोन का भी नहीं था ना, मोबाइल नहीं थे, तो कांटेक्ट होना भी थोड़ा मुश्किल। कांटेक्ट भी नहीं थे, तो इस तरीके से ये भी एक असली मतलब मुझे तो मेरे ब्रदर ने मुझे मिलवाया कि देखो एक ये भी डेस्टिनी थी कि उनको यहाँ पे आके इस मोड़ पे मिलना है। ये भी डेस्टिनी थी। तो बस यहीं से चला मैम, सिलसिला स्टार्ट हुआ। बट यहाँ एक इशू हुआ कि जब मैं 5th-6th से जैसे टीनेज में आ रही थी, मैं दूसरे स्पोर्ट्स खेला। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि स्पोर्ट्स तो कंटिन्यू प्लान भी रखना है। स्टडीज़ में मैंने फिर कॉमर्स लिया, बट मैं कहीं ना कहीं आई वॉज लाइक, क्योंकि मैं शाय थी, जैसे मैंने वो शाय नेचर बताया, सबसे मिलती जुलती नहीं थी, थोड़ी तो क्या, ज़्यादा ही डफर टाइप थी। थोड़ी तो कम बोलूँगी। बहुत आराम कोई से भी बोल दिया बना आपने। दे। अच्छा, बेवकूफ बना दे। अब मैं बन गई, हाँ। अरे वाह, और मैं ये क्वालिटी है, सब में नहीं होती। पता नहीं, मैं बहुत मतलब मेरी दो चीज़ें थी। एक तो मैं शैतान, प्लस ऊपर से मैं कुछ ज़्यादा ही डफर, और एवरेज मार्क्स। तो ये तीनों ऐसी चीज़ें थी, और ये अब मुझे आगे चल के उसको मैंने उस पर काम करा, उसको चेंज करा।
तो शैतानी को तो मैंने अपने स्पोर्ट्स में लगाया। और फिर मेरे पास थोड़ा सा मैं बुली हुई थी, बुली इन द सेंस कि जैसे मैं इतना बहुत सिंपल रहती थी, लोगों से इतना ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। तो होते हैं क्लास में होते हैं ऐसे लड़के जो मजाक उड़ाते हैं आपका, ऐसे ही नाम से मजाक हो गया, या फिर ऐसे नॉर्मल हेयर स्टाइल के लिए मजाक उड़ा दिया, या फिर कुछ थे ऐसे। तो हेयर स्टाइल मीन्स आप अच्छा स्पोर्ट्स में थे मैं तो बाल छोटे। मेरे बाल छोटे थे। और बाल मैंने इसलिए छोटे किए थे ताकि मैं घर वालों को कन्विंस कर पाऊँ कि मुझे शाम को कोचिंग जाना है स्पोर्ट्स की। तो बस उसके लिए मैंने टॉम बॉय मैंने बाल कटवाए थे। और पेरेंट्स का एक कंसर्न था शुरू में, तो उन्होंने मना करा कि नहीं, सब लोग साइंस मैथ्स फील्ड से हैं। मेरे फादर भी एमएनआईटी में थे और पूरा अच्छा, एमएनआईटी में क्या था? लाइब्रेरियन। अच्छा। और सिस्टर मेरी साइंस मैथ्स ले लिया था उसने। मेरा ये डाइसी था कि मेरे को साइंस मैथ्स ही लेना है, और साइंस मैथ्स ले लिया तो पलट के स्पोर्ट्स खेलना नहीं हो पाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कॉमर्स स्विच करा। और जब मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा स्कूल में या क्लास में, तो इस चीज़ को मैंने अपनी एक पावर बनाया कि स्पोर्ट्स को आगे लेके जाना है और मुझे इसमें इंडिया रिप्रेजेंट करना है। 10th क्लास में मैंने ड्रीम बना लिया बिना कुछ सोचे समझे। तो पहली बार आपने कोई बड़ा मेडल 10th के बाद ही अचीव किया, कब किया? क्या था वो इंसिडेंस या इवेंट? ये 10th में भी मेरे को जैसे तैसे मैं घर पे प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि अकेडमीज ही नहीं थी, फीमेल कोच तो नहीं थे उस टाइम पे, अच्छा, सारे मेल कोच थे। सारे मेल तब कोचेस तो थे। ऑब्वियस है कि फैमिली में ऑब्जेक्शन भी होगा कि तुम क्यों जा रही हो सीखने। बिल्कुल, एक ऑब्जेक्शन आया कि बहुत दूर है, 10-20 किलोमीटर दूर है, जहाँ तो साइकिल भी नहीं जा सकते, या 15 किलोमीटर दूर है। पर जैसे जैसे करके पेरेंट्स ने मुझसे एक कमिटमेंट लिया कि अगर तुम्हें अपनी ज़िद पूरी करनी है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ज़िद्दी नेचर था, फाइटिंग स्पिरिट, ज़िद्दी नेचर, और अपने ही क्या बोलते हैं, अपने ही टास्क में रहना, कुछ करते रहना, ऐसा कुछ क्रिएटिविटी भी करते रहना। तो पेरेंट्स ने बोला कि 12th में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। और उस टाइम ट्यूशन टीचर्स ने भी मेरे पेरेंट्स को ये बोला, इसको स्पोर्ट्स में क्यों करा रहे हो, क्या रखा है, साइंस मैथ्स तो इससे वैसे ही नहीं हो रही, कॉमर्स हो जाए वही बहुत है। तो सब ने यही बोला। तो पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है हम भेजेंगे, और बट इस कंडीशन पे कि पढ़ाई पूरी करनी है। 12th तक मैंने अपने आप को, अपने इमोशंस को वेट किया। लोग बोलते थे ये तो क्या रात दिन मार्शल आर्ट्स टाइकोंडो की बातें करती है, ये पागल है। सब ऐसे बोलते थे कि ये पागल है, ये पागल है। और कोई था नहीं पूरे क्लास में ऐसा कि रात दिन इसी के बारे में बात करें। यस। और तो एक बार ऐसा भी हुआ था, मैं बास्केटबॉल खेल रही थी, बट गलती से मैंने बास्केटबॉल के रूल्स की जगह मैंने उसको एल्बो मार दिया था। तो अपन पार्टनर हो रहा है कि ये फाइटिंग स्लो फाइटिंग नहीं है, दिस इज आई वाज वेरी एग्रेसिव एट दैट टाइम। आई वाज, तो कहीं ना कहीं उस वो एग्रेशन मेरा मार्शल आर्ट से बहुत ज़्यादा। और ये होता है, जो जो आज मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं जो बहुत इमोशनल है, सिंसियर है, ऑनेस्ट है, उनमें आप देखना वो सच को बिल्कुल, सच को एकदम सच बोलेंगे, झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे एकदम कोई ऐसे नहीं था गलत चीज़ या चीटिंग बर्दाश्त हो पाए मुझसे। तो कभी पार्शियलिटी हो गई या सिलेक्शन नहीं हुआ किसी गेम में या कभी, तो उस टाइम पे आई वॉज वेरी, मैं बहुत परेशान होती थी कि कैसे हो गया, मैं तो अपना 100% दिया है। तो और कहीं ना कहीं वो मेरे लेसन्स भी बने आगे चल के। तो बस ये फर्स्ट ईयर में मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट खेला। और घर के पास आसपास जो बाकी दूर अकेडमीज थी, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को उन कोचेस पर ट्रस्ट नहीं आ रहा था, सेफ्टी वाइज भी और वैसे भी कि प्रॉपरली उनका एटीट्यूड बिहेवियर देख के कि ये कहीं आगे मेरी स्टूडेंट बच्ची को पुश भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और सेफ भी फील नहीं था। तो आसपास मालवीय नगर से पास में बापू नगर में मैंने ज्वाइन करा एक सर के पास, किसी के थ्रू गाइडेंस के अंदर मैंने वहाँ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में मेरा गोल्ड मेडल लगा। और फिर मेरी जर्नी फिर स्टेट, मतलब वही पहले ईयर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों में मैंने अचीव कर लिया। 16 साल की एज थी आपकी? आई थिंक यस 15 आई विल से 15। तो स्टेट आपने उस समय विन कर लिया। नेशनल और इंटरनेशनल तक कैसे रहा सफर? एक बार मैंने बचपन में किया था जब मैं 4th-5th क्लास में थी, डिस्ट्रिक्ट स्टेट विन किए थे, कुछ इंटर स्कूल्स खेले थे, फिर सीधा डायरेक्टली 12th के बाद फर्स्ट ईयर में। ये अमेचर वाला हाँ कैटेगरी में। यस।
पहले तो किड्स की, फिर देन अगेन बीच में देन सीनियर कैटेगरी। और सेकंड ईयर में जब मैं आई उसमें भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट में मैंने जीता और वहाँ एक नेशनल पे मेरा क्वालिफिकेशन हुआ। तो ऐसे करके ये टाइकोंडो की जर्नी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक चली। सडनली मुझे किसी फ्रेंड्स ने बताया कि एक स्पोर्ट है, ये एक फ्री स्टाइल स्पोर्ट है और इसको स्ट्रीट फाइट भी कहते हैं और ये सेल्फ डिफेंस में भी काफ़ी हेल्पफुल है और ये न्यू है राजस्थान में। तो इसको अगर खेलते हो तो इसको मे बी आपको आगे स्कॉलरशिप मिले या फिर स्पोर्ट्स का कुछ हेल्प हो आगे। तो मैंने एक्सपीरियंस के लिए किसी कुछ कोचेस के कहने पे एक डिफरेंट स्पोर्ट में एक स्टेप रखा, वो था मोए थाई। और मोए थाई, यस, जिसको फ्री स्टाइल फाइटिंग कहते हैं, किक बॉक्सिंग भी कहते हैं इसको, थाई किक बॉक्सिंग। और फर्स्ट मैंने स्टेट क्वालिफाई करा, वहाँ से मेरा नेशनल क्वालिफाई हुआ और वो मुझे मोए थाई क्वीन ऑफ इंडिया का टाइटल मिला। अच्छा। तो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ किस स्पोर्ट पे लेके गई। इसके लिए आप थाईलैंड, बैंकॉक गए थे? इसके बाद मेरी जर्नी इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन था। अगेन मैं वही कहूँगी कि एक फाइटिंग स्पिरिट, फ्यू टेक्निक्स की नॉलेज के बेस पे और गिव अप नहीं करना, कंसिस्टेंसी और एक इमोशन कि इसके लिए करना है पूरा। मैं ही नहीं कहूँगी, उस टाइम पे मैं कॉलेज में थी कि बहुत ज़्यादा सिलेबस आता था मुझे, जितना आसपास से गैदर किया उस पर अप्लाई करा। पीछे का स्पोर्ट्स की जर्नी काम आई, दूसरे फाइटिंग स्पोर्ट टाइकोंडो की टेक्निक्स मुझे मुay थाई में काम आई। तो वहाँ नेशनल गोल्ड मेडल लगा, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ। वो एक सेकंड स्पोर्ट की जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई। बट मैंने टाइकोंडो रोका नहीं, वो भी मैं करती गई। और आप बिलीव नहीं करोगे, दोनों ही स्पोर्ट्स में मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल में मेडल जीते। लोग एक स्पोर्ट्स में जीतते हैं, मैंने दोनों स्पोर्ट्स यानी टाइक्वांडो और एंड मुay थाई। मुay थाई। इसको थाई बॉक्सिंग भी कहते हैं, थाई किक बॉक्सिंग भी कहते हैं, बिकॉज इसमें पंच और एल्बो और नी एंड किक सब फूल का मिक्सचर है। टाइकोंडो में सिर्फ लेग्स चलता है। अच्छा, ये डिफरेंस है। यस, ये स्ट्रीट फाइट भी कहीं ना कहीं मुझे इसको सीखते हुए कॉन्फिडेंस भी आने लगा कि ये तो फ्री स्टाइल है। तो मैंने लोकल स्टूडेंट्स और ट्रेनर से सीखा। बट जब मैं नेशनल खेल के आई और मेरा काफ़ी मतलब फैमिली ने, सबने वेलकम करा, इंटरनेशनल के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर अब एक प्रॉब्लम आती है फंड्स की, कि आप फंड्स की वजह से कोई छूटा है क्या आपका बाहर जाना, या मतलब कुछ ऐसे चांसेस थे कि जैसे फ्रेंडली मैचेस होते हैं जिसपे ट्रेनिंग करनी, एक्सपर्ट कोचेस से ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, तो वो मेरे मिस हुए थे। अच्छा, क्योंकि उस टाइम पे फंड्स, क्योंकि आज सारे स्पोर्ट्स में जो टॉप एलीट प्लेयर्स हैं जिनका ऑलरेडी नाम है, उनको फंड्स मिलते हैं, वो बाहर जाते हैं, बाहर के कोचेस से सीखते हैं, वहीं रहते हैं वो ईयरली पूरा। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर हाँ, ये स्टार्टिंग सब नहीं होता है ये सपोर्ट ना, जबकि उस समय ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरत उसकी होती है कि ग्रोइंग टाइम है सीखने का। वही एक मेन होता है, क्योंकि वहाँ पे आप उस वक्त अगर आपको फंड मिल जाएंगे तो वो पोजीशन फर्स्ट तक आपको ले जा सकती है, मेंटली आप निश्चिंत हो। तो मेरे कॉलेज ने मुझे सपोर्ट करा, कनोडिया गर्ल्स कॉलेज से मैं कॉमर्स कर रही थी। और क्योंकि बीकॉम में मेरे कुछ सब्जेक्ट्स, अच्छा मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, जो 12th जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम दे रही थी, उससे पहले प्री बोर्ड में तो मैं फेल ही हो रही थी। अच्छा, हाँ, मार्जिन पे थी, किसी में रेड मार्किंग्स थे। तो जब मैंने एक चीज़ नोट करी, जहाँ मेरे 33-36 पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, बोर्ड में मैंने जी जान लगा दी पूरी 12th बोर्ड में, और वहाँ मैंने 70% स्कोर करा। वाह, तो ये खेल वगैरह छोड़ दिए थे उन दिनों? बोर्ड का बोर्ड के 10th टाइम पे? 12th अच्छा, ठीक है। छोड़ना ही पड़ा। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं एक एवरेज माइंडसेट से मेरी स्टडीज चल रही थी, तो मैंने वहाँ एक चीज़ नोटिस करी, जब मैं किसी चीज़ को पूरा डेडिकेटेडली ट्राई करती हूँ तो मैं अचीव कर पा रही हूँ। तो मेरे जहाँ 36 आए थे वहाँ डबल आए, और मेरे साथ वालों के जिनके उस टाइम पे ज़्यादा आ रहे थे प्री बोर्ड्स में उनके साथ उल्टा हो गया, उनके कम आए। तो कहीं ना कहीं हार्डवर्क की एक डेफिनेशन मुझे पता चल गई थी कि अगर मैं हार्डवर्क करूँगी लास्ट मोमेंट तक, चाहे लास्ट एग्ज़ाम हो, चाहे लास्ट कंपटीशन हो, लास्ट डे हो, तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं। कहीं ना कहीं बिलीफ बन गया था। और टूर्नामेंट में भी यही हुआ। ट्रेनिंग जब कम होती थी, कोचेस नहीं थे, तो मैंने खुद ने
इंटरनेट से सर्च करके कोचेस ढूंढ के निकाले पूरे इंडिया से, उनके पास गई मैं, वहाँ जाके सीखा, वापस आके रिवाइज करा अपने ब्रदर के साथ, उसके ऊपर उसके ऊपर रिवीजन। तो और फिर कहीं ना कहीं हम दोनों को उसको भी खेलता था, हम एक दूसरे को, हमारे स्पोर्ट में होता है कि जो फाइट कर रहे हैं उनके पीछे एक कोच बन के बैठना पड़ता है, वो कमांड करते हैं कि अब ऐसे करो, ऐसे मारो, राइट से मारो, लेफ्ट से मारो। तो हम एक दूसरे कोच बन गए, क्योंकि यहाँ कोई कोच ऐसा सच नहीं थे, कुछ हाँ सीनियर्स थे जो गाइड करते थे, जैसे कि लेट संजय देवनाथ सर हैं, उन्होंने टाइकोंडो को पूरे राजस्थान में डेवलप किया था। वो उस टाइम पे 5th डान ब्लैक बेल्ट थे, हम उस वक्त 1st डान ब्लैक बेल्ट थे। उन्होंने काफ़ी इंडिया में ही, राजस्थान इंडिया में डेवलप किया था। कोविड में खैर उनकी डेथ हो गई, बट उन्होंने गाइडेंस दी कि कैसे कोच बनना है, कैसे अच्छे रेफरी बनना है, कैसा स्पोर्ट खेलना है, कैसे एकेडमी चलानी है। तो बैक टू द कॉलेज लाइफ, कॉलेज ने मुझे हेल्प किया कि यूनिवर्सिटी से तो लेटर आया कि हम आपका फाइनल एग्ज़ाम वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक लेटर था, मैंने रिक्वेस्ट करी कि मेरे एग्ज़ाम, मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, आप थोड़ा सा डेट के लिए देखिए। 3 एग्ज़ाम्स मेरे क्लैश हो रहे थे, और राजस्थान यूनिवर्सिटी में 3 एग्ज़ाम्स क्लैश, मतलब एब्सेंट होने का मतलब है आपको फेल कर दिया। फेल ही हो आप रिपीट करोगे। तो बट एनी हाउ उस टाइम पे बड़ा क्योंकि हम जब कॉलेज में होते हैं हम हर बात पे रो देते हैं, तो मैं तो रो देती थी। बट देन मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट करा कि ये बहुत अच्छा चांस है, कोई बात नहीं, सेकेंड ईयर है, वापस दे देना सेकेंड ईयर। और उस वक्त कुछ एसोसिएशन थी उस टाइम पे, जो मुay थाई एसोसिएशन थी या टाइको, वहाँ पर भी इतना ऐसा सपोर्ट नहीं था, नेगेटिव, बल्कि नेगेटिव और पॉलिटिक्स ज़्यादा थी। रीज़न पॉलिटिक्स इन द सेंस कि अब उस टाइम में मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी, और क्लासेस सिखाने की अकेडमी, यस, एकेडमी। हाँ, पार्ट टाइम के लिए मैंने एक अकेडमी ओपन की थी, जो भी मेरे परमिशन लेके सब कुछ प्रॉपर। और बाकी कोचेस को जेलेसी हो गई थी, जो मार्शल आर्ट्स के कोचेस थे, कि ये क्यों इतनी हाईलाइट हो रही है, ये मेडल भी जीत रही है, इसके स्टूडेंट भी मेडल जीत रहे हैं। मैंने वो अपनी पॉकेट मनी के लिए स्टार्ट किया था कि मैं अपना कॉम्पिटिशन का खर्चा खुद उठा पाऊँ। किट अच्छा, हो गए, पिताजी इतना नहीं कर पा रहे थे। हाँ, वैसे तो करे थे सपोर्ट, लेकिन जब राजस्थान से बाहर हर हर 2-3 मंथ्स में ट्रैवलिंग होती है, वहाँ पे सीख के आना, उनकी एडवांस कोचिंग की फ़ीस, ये मेरा कहीं ना कहीं एक आप सेल्फ एक इंस्टिंक्ट कह लो कि मैं खुद अपने खुद करूँगी, मैं इसको बेयर कह सकते हो कि आप चैलेंज, हाँ, इसको चैलेंज की तरह आपने लिया, हाँ, मैं करके देखूं। कि मैं ये भी कर लूँगी, मैं ये भी कर लूँगी, दोनों में आई विल हैंडल। तो यही जर्नी से वो, हालांकि वो मेरी लीडरशिप क्वालिटी वहीं से डेवलप हुई। तो मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप गई, मैंने वहाँ पे एक कॉलेज ने मुझे सपोर्ट करा फंडिंग में, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने वो प्रोविडेंट फंड से अपना अमाउंट निकाल के मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप भेजा। बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये उस टाइम पे मुझे मतलब बहुत एक इमोशनल मोमेंट था ये मेरे लिए। वर्ल्ड चैम्पियनशिप तो खैर थी ही, बट कहीं ना कहीं वो एक फीलिंग होती है कि आप अपने फैमिली के लिए कितना क्या करो। वो भी जब हम लोग राजपूत सोसाइटी से आते हैं, वहाँ पे ये सिस्टम ज़्यादा है कि घूंघट है और पर्दा है, और फीमेल्स को इतना नहीं एक्सपोजर नहीं मिलता, स्टडीज़ तक मिलता है, उस टाइम पे कम था। अब थोड़ा अब तो changes नहीं है इतना, अब काफी नहीं, बदल गया। महिलाएं, राजपूत महिलाएं बहुत अच्छे, अच्छा कर रही हैं, हाँ, ओके। अच्छी जगहों पे और खुल के काम कर रही हैं। तो उस टाइम पे काफ़ी एक डर था कि लग जाएगी तो क्या होगा, या मदर का काफ़ी कंसर्न ज़्यादा था। फादर वॉज मोर प्रैक्टिकल, बट मदर का कंसर्न इतना ज़्यादा था कि नहीं, लग सकती है, चोट लग जाएगी, शादी कौन करेगा आगे, कैसे आगे पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी अगर कहीं लग गई तो। बट फादर वॉज कि नहीं बेटा, करना है, करके ही आना है, फोड़ के आना है। तो और हुटिंग भी वही करते थे मेरे लिए। कहीं ना कहीं मेरे कोच, अगर मेरे अलग अलग कोचेस थे ऐसे गेम के, बट एक कहीं ना कहीं अगर मैं एक गाइड अगर मैं बोलूँ तो वो मेरे फैमिली मेम्बर बने, फादर एंड ब्रदर, इनडायरेक्टली वो एक कोच बने मेरे, जो मोटिवेट करते थे। अपने ऑफिस से छुट्टी लेके टूर्नामेंट्स में दिल्ली और हैदराबाद, बेंगलोर, अजमेर, हर जगह लेके जाते थे। तो वही एक
कह सकते हैं आप, चीयर लीडर। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मैं बोलूँ, हुटिंग जब होती है ना हाँ तो बहुत बुरा लगता है। उससे निकलना, उस आवाज़ जो मन में गूंजती है ना, हाँ। उससे निकलना बहुत मुश्किल है। कैसे निकली? हमारे मेरे केस में एक मतलब जो मेरे फादर हुटिंग करते थे कि चल बेटा कर, अच्छे से कर, अच्छे से नहीं, खेल। लेकिन नेगेटिव हुटिंग की बात कर रही हूँ जो लोग टच वुड करते हैं। वो कम हुई, वैसा सच नहीं हुई, हुई तो मतलब वो मुझे से कानों में उस वक्त सुनाई नहीं दी, कहीं ना कहीं बैक बिचिंग में सुनाई दी थी मुझे कि तो इसके फिक्सचर्स ऐसे हैं, इसने इसके साथ फाइट हो गई तो इजी को ओपोनेंट है, कभी उसके साथ, या तो ये फर्जी फाइट सेट कर दी, ऐसे सुनने में आया। तो ये नेगेटिव रूमर्स कह लो आप, हाँ, रूमर सुनने में आया। फिर कभी जैसे उस टाइम पे तो मेल सोसाइटी का बहुत ज़्यादा था कि किसी को भी डिफेम कर दो, बस आप किसी को भी नीचे दिखाना है। अगर इतने सारे 20-30 मेल कोचेज हैं, मैं उस वक्त एक फीमेल कोच थी जो अकेली फीमेल कोच। अकेली फीमेल कोच। ब्लैक बेल्ट होल्डर जो गर्ल्स में है वो आप पहली और राजस्थान की नहीं, वैसे और भी थे कुछ, पहले भी रहे। फीमेल। हाँ, ब्लैक बेल्ट होल्डर में इसमें अगर मैं ऐसा कहूँ तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ऐसे अच्छा, ऐसे इस तरह स्टेजेस से। होते हैं। तो कहीं ना कहीं रहे होंगे और भी, बट वो क्विट कर देती थी गर्ल्स मोस्टली। हाँ, कॉलेज वो सस्टेन नहीं किया कॉलेज उन्होंने। में सब छोड़ देते थे। अच्छा, और मेरा कॉलेज में मेन स्टार्ट किया मैंने, और इसमें मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी भी लगाई, खुद से ढूंढा कि क्या अपने बेटर करने के लिए एक साल में कितने मैचेस खेलने चाहिए कि मैं नेक्स्ट 2 इयर्स में कुछ करके आऊँ अच्छा। तो कुछ स्ट्रेटेजी लगाई, रिसर्च करा, और मतलब कहते गॉड ने भी हेल्प किया। तो क्योंकि कोच नहीं, विदाउट कोच यू डूइंग, आप इंटरनेशनल पहुंच गए विदाउट कोच। बहुत बड़ी बात है। हाँ, सब हार्ड वर्क, डेडिकेशन, और बिल्कुल फ्रेंड से भी दूर हो गई थी मैं। कॉलेज दोस्त थे मेरे, स्कूल फ्रेंड्स भी थे, तो वो कहते थे तू मिलती नहीं है, कहाँ रहती है आजकल। तो मॉर्निंग में भी ट्रेनिंग करती थी, कॉलेज जाती थी, इवनिंग में मैं क्लासेस लेती थी, उनके साथ भी मैं प्रैक्टिस करती थी। तो ये जर्नी रही। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2 कैटेगरीज थे, एक विद गार्ड्स जिसमें पूरे सेफ्टी गार्ड्स के साथ खेलते, और एक विदाउट गार्ड्स। तो विदाउट गार्ड्स वाला कैटेगरी होता है जिसमें, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा था। तो बट उससे पहले जो विद गार्ड्स वाले कैटेगरीज होती है उसमें रशिया, मंगोलिया, ये फाइटर्स थे। तो उसमें मैं हार गई थी क्योंकि मेरे से जस्ट 7 फीट तक की लड़कियां थी, और उनकी डाइट एंड एक्सट्रीम पावरफुल थी वो। मैंने कोशिश पूरी करी तो, बट मैं उसमें नहीं विन कर पाई। तो मेरे फादर ने एक बात, मैंने अपने फादर, वो एक मोमेंट मुझे अभी भी याद है कि मैंने बोला कि सॉरी पापा, मैं हार गई हूँ, है ना, आपने इतना खर्चा किया एंड ऑल। तो तो वो बोलते कि कोई बात नहीं, सचिन भी तो 0 पे आउट होता है। अच्छा, हाँ, क्या बात है। वो एक ना कह सकते हो कि ऐसी लाइन, दैट मोमेंट, ये पता था कि फंड्स भी लग रहे हैं, 2 महीने आपको वहीं रहना है, ट्रेनिंग भी करनी है। बिल्कुल। हमारी पूरी रात दिन, पूरी बॉडी टूटने वाली ट्रेनिंग थी। 6 आवर्स हम ट्रेनिंग करते थे अच्छा, वहाँ, कंटिन्यू। कंटिन्यूसली 6 आवर्स, 1 मंथ तक। एडवांस कैंप होता था हमारा, जो उस वक्त मोहम्मद आमिद ग्रैंड मास्टर हैं जो मुay थाई को इंडिया में लाए हैं, उन्होंने हम इंडिया टीम को ट्रेनिंग दी। एक्चुअल मैंने वहाँ सीखा, उससे पहले राजस्थान लेवल तक ही सीखा मैंने। जो मेन इंटरनेशनल लेवल जो सिलेबस होते हैं, वो मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। और वहीं पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो सेकंड कैटेगरी थी, सेकंड कैटेगरी में मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा। तब मतलब मेरे पेरेंट्स ने तो जब बात सुनी, उन्होंने पूरे ऑफिस में मिठाई बांटी, एंड दे वर वेरी हैप्पी कि स्पोर्ट्स में दूर दूर तक कोई नहीं था। और हालांकि मेरे फादर खो खो और एनसीसी करते थे अपने स्कूल डेज में। और थिएटर करते थे, एक डिफरेंट फील्ड। खो खो, एनसीसी, थिएटर उनकी हॉबी थी, वो करते थे। तो कहीं ना कहीं मुझ में भी वो चीज़ आई। वाई मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, हम स्टेज पे सेल्फ डिफेंस का डेमो देते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको एक्टिंग करके दिखानी होती है कि आपने किसी को मारा, कोई स्क्रिप्ट होती है। तो और कुछ ऐसे ऑफर्स भी आए कि मैंने एक्शन को कोरियोग्राफ करा। अच्छा, हाँ, कहाँ, किसके लिए? राजस्थान मूवीज थी कुछ बनी है यहाँ पे, उनके लिए मैंने एक्शन दिया है अपना। और कुछ प्यूमा एडवर्टाइजमेंट के लिए भी मैंने, चित्रांगदा सिंह एक्ट्रेस थी, उनको भी किक बॉक्सिंग का मैंने एक Moves शूट सिखाए। किया था, हाँ सिखाया था। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको फेस एक्सप्रेशन दिखाने होते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है ये शायद मुझे मेरे फैमिली से ही मिला है, एक्टिंग स्किल जो मेरे थिएटर मेरे फादर करते थे। और तो ये है, ये स्किल्स कह लो आप। आज सब पढ़ाई के पीछे भाग रहे हैं। अगर मैं पढ़ाई को, आज मेरे को ऐसा लगता है पढ़ाई एक तरफ है और स्किल एक तरफ है। जो पर्सन सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, मुझे नहीं लगता वो इस टाइप के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएगा, चाहे बॉय हो या गर्ल हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्किल के बिना इंसान, पढ़ाई बस बहुत ज़रूरी है आज के। नहीं, लेकिन पढ़ाई के साथ भी है कि जिस क्षेत्र की पढ़ाई कर रहा है ना, फिर वहाँ के हाँ। जो स्किल के लिए उसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग होनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट तो आज के टाइम बहुत की जो ज़रूरत है हर फील्ड में। मतलब मैंने देखे हैं ऐसे स्टूडेंट्स, मतलब उस वक्त मैं भी, जैसे मैंने कहा मैं डफर थी, बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है। लेटर मुझे चीज़ें रिकग्नाइज होती थी। तो स्पोर्ट्स ने मुझे कहीं ना कहीं शार्प बनाया, बोल्ड बनाया। और फिर पूरे ही कह रहा हूँ मैं लास्ट 10 ईयर से मैं आई थिंक सारे स्टेट घूम चुकी हूँ मैं। या तो मैं अपने कंपटीशन के लिए जा चुकी हूँ या फिर मैं अपनी टीम को लेके जा चुकी हूँ। तो कहीं ना कहीं टीम बिल्डिंग आई मुझे कि टीम कैसे बनानी है, स्ट्रेटजी कैसे प्लान करनी है। और अगर किसी को, ये तो चलो आप फाइटिंग स्पोर्ट्स की बात कर रही हो, सेल्फ डिफेंस की बात करूँ तो सेल्फ डिफेंस में एक्चुअल में क्या हो सकता है वैसा सोच के सिखाना किसी को, मुझे लगता है उससे बड़ी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है मुझे मिली है इस जन्म में, जो मैं इसको आगे हमेशा ले जाना चाहती हूँ। मुझे क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि आप एक किसी गर्ल को आप स्ट्रांग बना रहे हो, इससे बड़ा कोई मुझे लगता नहीं है कि एक सोशल कॉज होगा। तो बस मैंने मार्शल आर्ट्स भी क्लासेस भी मैंने ऐसे ही स्टार्ट करी थी कि मैं एक पॉकेट मनी हो जाएगी। फिर मेरे माइंड में आया, जब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आई, सबने वेलकम करा मुझे, मेरे कॉलोनी में न्यूज़पेपर में भी आया और स्पोर्ट्स काउंसिल से भी कंग्रेचुलेशंस का मैसेज आया था। और फंड की उस वक्त, हालांकि फंड की नीड ज़्यादा थी, फंड का सपोर्ट उस वक्त काउंसिल से नहीं मिला था क्योंकि शायद ये न्यू स्पोर्ट था। और ऐसा कहते हैं कि किसी फेडरेशन में अगर डिस्प्यूट चल रहा है एक गेम की, अगर दो फेडरेशंस हैं, जो आजकल है बहुत जगह बहुत कुश्ती में जगह, ये उसका तो अभी हमने हाल देखा। तो उनकी स्कॉलरशिप रुक जाती है और या उनकी फंड्स रिलीज नहीं होगी। बट उसमें प्लेयर की क्या मिस्टेक है, वो तो चलो प्लेयर की नहीं, व्यवस्था की मिस्टेक। और स्पोर्ट्स काउंसिल का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि उसको अपना स्टैंड हमेशा क्लियर रखना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने अपने टाइकोंडो के फाइल्स लगाए, मुay थाई के सर्टिफिकेट्स लगाए, वो स्कॉलरशिप के लिए लगाए, वो आज तक मुझे नहीं मिला। और कहीं तो मुझे ऐसा भी सुनने आया, किसी ने, मुझे सुनने में भी आया कि किसी ने आपकी फाइल ही गायब कर दी है। तो डेफिनेटली ये तो मुझे सुनने में आ रहा था जब मैं इंटरनेशनल खेल के आई कि कुछ तो क्या पॉलिटिक्स हो सन रही। था वो, क्या ईयर था? 2013, 14, 15, 16 ये बैक टू बैक ईयर्स थे। 2011 टू 2019, 20 तक मैंने लास्ट खेला है। 11 टू 20 कोविड तक मैंने लास्ट खेले थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये सुनने में आया था कि कुछ कोचेज़ हैं वो मेरे खिलाफ हैं, वो मुझे आगे नहीं बढ़ता हुआ देखना चाहते, या क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स का आए दिन न्यूज़पेपर में अचीवमेंट था, मेरा न्यूज़पेपर में अचीवमेंट था। आई थिंक बैक टू बैक फिर अवार्ड्स भी थे, 200+ अवार्ड्स मिले मुझे। और आप जो इस प्रॉब्लम की बात कर रहे हो ना, ये जो इश्यूज है ना, ये ओलंपिक और पैरालंपिक जो पैरा प्लेयर्स के लिए है। हम लोग कहते हैं इतने स्पोर्ट्स पर्सन हमारे गए, क्या लेकर आए। बिल्कुल, हम लोग उन बच्चों पे आरोप डालते हैं, हाँ, लेकिन वास्तव में ये पूरा जो मामला है ना, खेल मंत्रालय, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल, इसके अलावा जो स्टेट बॉडीज़ हैं जिला स्तर तक, इनमें बहुत सारी अनियमितताएं जिसके आरोप लगते रहते हैं। बिल्कुल। इनको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स किड्स हैं, यूथ हैं, ये रह जाते हैं इस वजह से। अभी हुआ है क्योंकि अगर मैं बोलूँ, अगर मेरे बैच में 100 बच्चे थे और सिर्फ 2 या 3 ही आगे निकले तो बाकी कहाँ गए? बाकी कहाँ गए? दूसरी बात है, आप फिर जो छूट आगे गए। निकले उनकी स्टोरी क्या है, कितना स्ट्रगल है। और लेग पुलिंग है, फाइनेंशियल Yes. सपोर्ट नहीं है। लेग पुलिंग के अलावा इनके लिए दुष्प्रचार, दुष्प्रचार, तो बिल्कुल। इनसे फाइट करना ज़्यादा कठिन हो जाता है। आप आई थिंक स्पोर्ट्स सो, पे यस, ध्यान दें, rather इससे than कि लड़ें। आप अपने ओपोनेंट से फाइट करें हाँ। बाहर, जो इंडिया के बाहर है, क्योंकि उनको एक्चुअल में जो गेम है ना, उसको छोड़ के आपको एक ब्लडी गेम से लड़ना पड़ता है। कितना क्योंकि अकेडमीज भी नहीं थी, अभी भी है। आज नेट पे देखेंगे अगर हमारे फील्ड में
500 अकेडमीज आ जाएंगी, पर रजिस्टर्ड और ऑफिशियल तो बहुत कम कोचेज हैं। हाँ, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, बहुत सारे अभी जयपुर में ही बहुत हैं। बिल्कुल। तो इनको हम कैसे पहचानेंगे कि हम बच्चों को कहाँ भेजें? इसकी पहचान कैसे होगी? इसमें मैम सबसे बेस्ट ये है कि आप उनके सर्टिफिकेशन चेक करें कि जो अच्छा, उसके कुछ संचालक कोच जैसे न्यूट्रिशनिस्ट किसी को बनना है तो न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स करेगा, चाहे वो कोई भी लेवल 1 लेवल 2, इसमें लेवल वाइज कोर्सेज होते हैं। आपने कहाँ पास्ट में काम किया है, मैंने ऐसे देखा जिसने आज तक कोई स्कूल टीम नहीं बनाई वो एकेडमी खोल के बैठा है। अकेडमी एक्चुअल में एक बहुत बड़ा वर्ड है, एक संस्था है। एकेडमी का मतलब ये नहीं कि एक कोच है और बच्चे सिखा रहे हैं। एकेडमी का मतलब है कि आप उसको वैल्यूज़ दे रहे हो, आप उसको वर्कआउट करा रहे हो, एथिक्स दे रहे हो, आप एक डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो कि हमारी क्लास में डिसिप्लिन से सबको रहना है। आप क्या उस लायक हो, क्या आपकी कमांड अच्छी है, क्या लोग आपका क्लास में आप बच्चे आपसे अलर्ट हैं, स्ट्रिक्ट हो आप, या आप उन्हीं के साथ दोस्ती करके घूमने जा रहे हो। मैंने देखा कि ट्रेनर हैं वो बच्चों से दोस्ती करते हैं, कॉलेज की गर्ल्स होती हैं और घूमने चले जाते हैं। पेरेंट्स की बहुत शिकायत आती है इस टूर्नामेंट तो बारे में, बल्कि होता है। बाद में पेरेंट्स जब Yes. समय निकल जाता है तब वो कहते हैं कि हमारी बच्चे का समय खराब हुआ। बिल्कुल। तो ये और वो पीक एज होती है तो उनका क्या है, कुछ 1,000-1,500 रुपये चार्ज कर लिए 30 बच्चे, ये दिस इज़ नॉट अकेडमी। और ये पूरे इंडिया में देखा है कि कहीं पार्क है, कहीं सिखा रहे हैं, और किसी स्कूल में, या फिर स्कूल को अगर आजकल स्कूल्स में भी ये हो गया है कि उनको सेल्फ डिफेंस के क्लासेस चलते हैं। अकेडमीज वो दे देते हैं कि आप कोच को Academy पुश run कर देते करिए, हैं हाँ। अकेडमी टू गेट द रेवेन्यू, ताकि रेंट हो जाए या फिर कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए आ जाए। स्कूल बट का। वो ये नहीं देख रहे कि ऐसे ऑफर से वो जो भी पीटीआई है या जो भी कोच है उसको, और वो पुल आउट करेगा स्कूल के बच्चों को शाम को सिखाने के लिए, बट क्या वो उस नतीजे पे पहुंचेगा? वो तो रेवेन्यू पे काम कर रहा है, क्या वो अचीवमेंट के लिए काम करेगा? और क्या वो सर्टिफाइड है? तो ये भी एक आया है कि कहीं फ्लैट्स के नीचे भी खुल गई अकेडमीज, हर जगह खुल गई। बहुत जगह खुल गई। रिसोर्ट में कुछ लोग खोल रहे हैं मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स अकेडमी, पर वो वर्ड कहाँ है एक्चुअल में? देखा जाए टेक्निकल अकेडमीज तो बहुत कम है हर स्टेट में, जो किसी पर्टिकुलर सिर्फ इंडिया के लिए काम कर रहे हो या राजस्थान को मेडल जितवाने के लिए काम कर रहे हो। जैसे मैं अभी स्टूडेंट्स को जितना हो सकता है मैं कुछ कभी कभी स्पॉन्सर कर देती हूँ टिकट्स का, या कुछ अभी हम प्लान करें, स्कॉलरशिप भी प्लान कर रहे हैं। कुछ मैं स्कूल्स को कहती हूँ, बट स्कूल इज़ अ बिग संस्था, दे शुड कम टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इनवैलिड सर्टिफिकेट को लाके स्कूल को दिखाते हैं, वो क्लैपिंग हो जाती है असेंबली में, बट एट द एंड वो कहाँ है? वो 2 साल वो बच्चे गायब, 2 साल बाद। और जब उनके पेरेंट्स को पता चलता है कि इसकी वैल्यू नहीं है तो उनको कितना बहुत हर्ट होता पछतावा है, होता बहुत है कि उनकी सेविंग्स, उनकी सैलरी, उनकी सब कितनी होप के साथ वेस्ट हो बच्चे गए, को वहाँ। क्योंकि वो 5-10,000 का किट खरीद लेते हैं। देन और मंथली एक्सपेंसेस हैं, हाँ, मंथली 2 साल का बाहर खर्चा। जाने का 5-6-10,000 का एक्सपेंस आउट ऑफ राजस्थान का। ट्रैवलिंग बहुत कॉस्टली हो चुकी है आजकल तो। और कुछ पेरेंट्स जानबूझ के इसका फ़ायदा उठाते हैं कि चलो जस्ट क्लैप करो एंड थोड़ा फ्लॉन्ट करो सोशल मीडिया के लिए। आधे तो लोग सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या स्पोर्ट्स करा रहे हैं। सेल्फ डिफेंस भी मैंने देखा है कि अगर जब मैंने सेल्फ डिफेंस स्टार्ट किया सिखाना, तो मुझे कहीं ना कहीं एक फील, मैंने निर्भया वाला आर्टिकल पढ़ा था 2012 की घटना है। Yes. तो बहुत पुरानी है। यस, मैं वही 16 साल की थी, 16-17 साल की थी, मुझे बहुत हर्ट हुआ। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि वो एक मेरे में फीलिंग थी हेल्प करने की, तो मुझे लगा कि मेरी जो ये गर्ल्स मेरे पास स्पोर्ट्स सीखने आ रही, चलो इनको सेल्फ डिफेंस भी सिखाए। तो उसके लिए मैंने रिसर्च करी कि 200 टाइप्स की मार्शल आर्ट होती हैं। कुंफू है, रेसलिंग है, जूडो है, वुशु है, कराटे है। तो एक जन्म में तो कोई इतना सब कुछ सीख नहीं सकता। देन मैंने रिसर्च करी, मैंने टेक्निक बनाई कि खुद जनरेट करी। मुay थाई टाइकोंडो में सीख ही रही थी, फिर मैंने सेल्फ डिफेंस की बहुत अच्छी मार्शल आर्ट है, मिलिट्री मार्शल आर्ट। ये एक कैटेगरी है अलग, जिसमें किसी ने आपको लॉक लगा दिया पीछे से, तो आप कैसे उसको डिफेंड करेंगे, उसको कैसे अटैक करेंगे। किसी ने पीछे से आपके आंख बंद कर दी या फिर मुंह पे हाथ रख दिया, तो आप कैसे अपने नेल्स उसके फेस पे अटैक कर सकते हैं और वहाँ तुरंत उठ के भाग सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी मार्शल आर्ट्स भी हैं। किसी ने हाथ पकड़ लिया या बांध दिया, या सामने से कोई आ रहा है तो आप तुरंत किक मार के कैसे रिफ्लेक्सेस कर सकते हैं। अब सब कुछ फ्री स्टाइल है। तो ये मार्शल आर्ट मैंने सीखी
और डेफिनेटली पेड ही थी, हाईएस्ट इंटरनेशनल कोच से मैंने सीखी और फिर मैंने सेल्फ डिफेंस की जर्नी चालू की। तो आपका जो कमर्शियल नहीं था उस वक्त, सब एक हेल्पिंग, जैसे मैं अभी आजकल प्रोफाइल में लिखती हूँ कि मैं सोशल सर्विस भी करती हूँ। लोगों को लगता है कि नहीं एक अकेडमी चल रही है पेड है, बट नहीं, वो फीलिंग वही थी कि मुझे एक लड़कियों को स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनाना है और उसके लिए पहले खुद सीखा। आजकल लोग 1 साल में 2 साल में ट्रेनर बन जाते हैं और बताते देखो मैंने स्टेट लेवल खेला है या ओपन नेशनल खेला है और ट्रेनर है हम। ऐसा नहीं, मैं खुद अपने ट्रेनर्स को अभी भी ट्रेनिंग देती हूँ कि हर वीकली या हर मंथ ट्रेनिंग देनी है, खुद सीखना है, अपडेट करना है, खुद प्रैक्टिस पे रहना है, फिर जाना है तो आप अपडेटेड अपनी संस्था पे। हाँ, ये मेरा रूल है। आई डोंट थिंक सो किसी ने भी ऐसा कोई रूल फॉलो भी किया होगा। मैं खुद चाहती हूँ महीने में एक बार या वंस इन अ वीक सब ट्रेनर्स एक साथ असेंबल हो, प्रैक्टिस करो, फिर आप अपने स्कूल्स में जाओ सिखाने। जो भी हमारे अंडर स्कूल्स हैं, स्कूल्स 8-10 स्कूल्स चल रहे हैं और कहीं बाहर NGOs में हम सिखाना है, हर जगह MNCs में। रिसेंटली ही मैं अभी टाटा, बहुत बड़ी बात है आज मैं बता देती हूँ, टाटा ग्रुप में के जो एम्प्लॉयज़ जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अच्छा, उनको मैं ट्रेनिंग देकर आई हूँ सिखाया? अभी लास्ट वीक ही। बहुत मुश्किल रहा होगा, कैसे किया? इशारों से, साइन लैंग्वेज। आपने सीखा साइन लैंग्वेज या वहीं डेवलप कर एक लिया? पर्सन थे वहाँ पे और मैंने सिखाया, वो बहुत खुश हुए। मैं वीडियो दिखाऊंगी और नेक्स्ट वीक भी मैं उन्हीं को, तमिलनाडु में है तो टाटा एनर्जी है, टाटा एनर्जी उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं मेल फीमेल, क्योंकि उनके साथ ऐसे इश्यूज इजीली कोई भी कर सकता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं सुन और नहीं सुन भी सकते नहीं सकते हैं, बस इशारे से समझते हैं। तो उनका फीडबैक वीडियो भी आप देखिएगा, उन्होंने बहुत अच्छा एक्शन से फीडबैक दिया। आपको मजा आया उनके साथ कि बहुत उन्होंने सीखा ढंग से? बहुत ढंग से। टाइम कम पड़ गया उनको और सीखना था, बट वो ऑफिस आवर्स थे। MNC है, बिकॉज लिमिटेशन होती है, वर्कलोड भी होता है, तो 1.5 आवर की जगह मैं तो 4 आवर्स सिखाने गई थी। और अब बट उन्होंने सीखा अच्छे से और अब उनका एक कैंप और है, वो नेक्स्ट वीक ही है। मैं आई एम गोइंग देयर। देवर 100 एम्प्लॉयज़, मेल एंड फीमेल। तो आप ये देखो कि आपका प्रोफेशन भी है उसमें और आपका सोशल कॉज भी है। तो आई थिंक आई एम हेयर फॉर दिस पर्पस ऑन तो दिस। आप, इसका मतलब आप दो चीज़ें एक साथ रन कर रही हैं, रिचा गौड़ फाउंडेशन यस, जिसके थ्रू आप सोशल वर्क करती हैं, और दूसरा है ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट एंड यस, इट्स सेल्फ डिफेंस एंड Yes, मार्शल आर्ट। yes. तो इसके थ्रू आप जो एक फॉर्मल ट्रेनिंग देती हैं। हाँ, इसमें मैम स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी, अलग अलग जगह से जाके ज्ञान इकट्ठा करना, ट्रेनिंग करना विदाउट कोच, विदाउट फंड्स और विदाउट, और स्टडीज़ भी कौन सी, कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स के साथ स्पोर्ट्स मैनेज करना टफ है, जिसमें मेरा वो GST जैसे सब्जेक्ट में बैक भी आई थी और मैंने रिपीट भी किया था। आज GST डील कर रही हूँ मैं, तो वो कहीं ना कहीं, और वो कॉमर्स पढ़ाई ना मुझे हेल्प हुई कि मुझे अपनी संस्था कैसे चलानी है, कैसे स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देने हैं, ट्रेनर्स को कैसे ट्रेनर बनाना है, ऐसे प्लेयर। और ऑफिस वर्क भी कर लेते हो ऑफिस साथ में? वर्क, यस। खुद ही देख रही हो सारे ऑफिस? हाँ, मतलब टीम है, स्टाफ है, असिस्टेंट है, पैन इंडिया हम लोग ट्रेन कर चुके हैं। तो 2 ही एम है सिर्फ, क्लियर, चैंपियन बनाना और सेल्फ डिफेंस में स्ट्रॉन्ग करना। इन दो जर्नी के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं और सर्टिफाइड भी कराते हैं हम बाहर से। एंड कोरिया से हम ब्लैक बेल्ट भी करवाते हैं बच्चों को। और कोशिश कर रहे हैं कि 3-4 आवर्स उनको ट्रेन करके राजस्थान के लिए मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, 500 मेडलिस्ट नेशनल प्लेयर्स मेरे यहाँ से निकल चुके हैं। क्योंकि आप ऐसा आप दूसरे किसी स्टेडियम में देखेंगे। अगर मैं लास्ट 15 ईयर्स की जर्नी में अगर काउंट करूं, ताइक्वांडो और मुay थाई के 500 हमारे प्लेयर्स, स्टूडेंट्स होंगे जो नेशनल खेल चुके हैं। बहुत हाँ, ये सिर्फ एक 15 इयर्स, मतलब 30 इयर्स तो आपके पूरे नहीं हुए हैं, आपकी जीवन के 30 साल पूरे नहीं किए, उसमें 15 साल में आपने मोर देन 500 स्टूडेंट्स नेशनल लेवल के तैयार कर दिए। और छोड़े इन रीज़न इंटरनेशनल पे यही क्यों नहीं जा पाते, फंड्स, बिकॉज इनिशियली आपको बाहर का खर्चा खुद ही देना पड़ता है। तो आई एम वेटिंग, आई ऑल्सो वांट कि स्पॉन्सर्स कुछ जुड़े, जो इनकी कोचिंग होती है, इनका किट है, इनका एक्सपेंस है, तो इनको ट्रेन करे गर्ल्स बॉयज़ को, क्योंकि अवेयरनेस तो खूब आ गई है
क्या होता है ना, किसी चीज़ की अवेयरनेस आ जाती है, मार्केट में वो बात फैल जाती है, बट सही वो चीज़ एक्चुअल में रियल कहाँ मिलेगी हमें? हाँ, करें वो कैसे जाके उसको? कहाँ कौन सा बेस्ट टीचर है या कौन सा बेस्ट जगह है जहाँ से हमें वो चीज़ मिलेगी? तो कहीं ना कहीं मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मेरी संस्था ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड मार्शल आर्ट में आते हो तो डेफिनेटली आप, जब तक आप ब्लैक बेल्ट बनोगे, आप कुछ तो करोगे आप, बिल्कुल हारोगे नहीं, कहीं ना कहीं तो आप विन करोगे। बिकॉज एक फॉर्मूला है मेरा, मैंने जितना एक्सपीरियंस से 20 स्कूल्स को मैंने मेडल जिताए हैं, कॉलेज टीम को तैयारी करवाई है, तो वहाँ दोनों का जो एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है जब मेरी एकेडमी में जब मैंने इसको प्रॉपरली हैंडल करा तो वो एक्सपीरियंस मुझे काम आया। जैसे मैं ये एज अ पार्ट टाइम ट्रेनर स्कूल में सिखाने जाती थी, वो मुझे उन्हीं मिस्टेक से कैसे करते करते डील करते करते अब आई एम कॉन्फिडेंट कि स्टूडेंट्स जो भी सीखेंगे मेरी एकेडमी में, डेफिनेटली वो कुछ बड़े बने ना बने, बट एटलीस्ट एक कुछ रियल मार्शल आर्टिस्ट तो इंसान बन के रहेंगे। ये मेरा एक, और मैं खुद बिलीफ भी, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को लेती भी नहीं हूँ जो मुझे लगता है कि ये मिसगाइड कर सकते हैं बच्चों को, या फिर ये शौक से आ रहे हैं कि शौक, बस या मैं फिर ये तो कुछ वायलेंट कर सकते हैं। अच्छा। मैं ऐसे को मना ही कर देती हूँ। मुझे हमें वही स्टूडेंट्स चाहिए जो जिनको सच में सीखना है। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं, फिर फ्रेंडशिप्स करने आते हैं, एक कल्चर। तो आप स्टूडेंट से पहले आप बातचीत करती हैं थोड़ी देर, क्यों काउंसलिंग करती हूँ मैं। अच्छा। यस, काउंसलिंग करती हूँ। आपको सीखना क्यों है? क्या आपको सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना है? क्या आपको वर्कआउट के लिए सीखना है? या आपका कोई गोल है बड़ा, इंडिया के लिए खेलना है ऐसा? तो पहले मैं पूछती हूँ, फिर उस अकॉर्डिंग हमारे लेवल्स हैं, लेवल 1 लेवल 2, वो लेवल में उसमें अलॉट करते तो सिर्फ बच्चों को ही सिखाते हो? हम लोग जैसे लोग कभी आए तो सीख सकते हैं। हैं क्या? नॉट मैम, बहुत किस एज में? यस, आराम से। जब योगा सब कोई कर, हर कोई कर सकता है, तो सेल्फ डिफेंस एंड मार्शल आर्ट्स भी हर कोई कर सकता है। और कहीं ना कहीं जो लास्ट 15 ईयर्स का जो भागा दौड़ी रही है मेरी लाइफ में, मैं कह सकती हूँ 7 AM to 7 PM तक की, और ये वही उसी का नतीजा है कि जब मेरा प्रेसिडेंट अवार्ड हुआ, टॉप 100 वुमेन ऑफ इंडिया वाला, और जब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने वापस आई, फिर मेरा एशियन बीच गेम्स के लिए सिलेक्शन हुआ था मैम। बट वहाँ राजस्थान की किसी कोच ने पॉलिटिक्स करके मेरा नेम की जगह, क्योंकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी नेशनल में, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का नाम भेज दिया। ये जब मैं कॉलेज में जस्ट थी, और वहाँ से तो मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, और अच्छा, तो वो नाम चला गया, आपने इसका अपोज टीम नहीं भी किया? चली गई थी। अच्छा, अब मुझे अपोज नहीं पता कर बाद पाए? में चला कि जब मुझे नेशनल बॉडी से पता चला, वो कोचेस आजकल ये हो गया है कि हर कोई भी, कुछ लोग ग्रुप बना लेते हैं, स्पोर्ट्स की फेडरेशन बना लेते हैं, पैडल चलाते रहते हैं, भले वो उस फील्ड में हो या फिर नहीं हो, 1-2 साल खेल के वो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ऐसे भी ये हुआ है। और कुछ पॉलिटिशियंस या बिजनेसमैन को जोड़ लेते हैं, फिर उनकी फेडरेशन चलती है, कुछ टाइम बाद वो बंद हो जाती है। तो ऐसे ही किसी ग्रुप ऑफ कोचेस ने मेरा एशियन बीच गेम्स में मैं क्वालिफाई हुई थी, नेम मेरा कैंसिल कर दिया। तो तब तक तो मैं बहुत ज़्यादा बोली नहीं, मतलब ये जो भी रूमर्स फैलते थे, फर्जी कोच, फर्जी प्लेयर, खेलना नहीं आता, सिखाना नहीं आता, या कुछ कुछ ऐसे फेक रूमर्स थे कि शॉर्टकट से पहुंच गई है, ये बहुत आसान होता है। और उस वक्त फीमेल्स हार्डली थी नहीं, मैं अकेली थी। बीइंग अ फीमेल वाज नॉट अ फीमेल एट दैट टाइम। मैं एज अ फीमेल, मैं एज अ मैन काम कर रही थी। अगर मैं उसको बोलूँ कि मतलब जो एक मेल कोच हो गया या मेल प्लेयर कर सकता है, इक्विपमेंट्स रखवाना, चाहे वो बच्चे को तैयार करना, पेरेंट्स से डील करना, बच्चों के साथ में कोई बड़ा ब्रदर है उनसे डील करना, पेरेंट्स, फेडरेशन से डील करना, रेफरी से बैठ जाना, लड़ाई करना। एक बार तो मुझे मेरे स्टूडेंट को हरा दिया था, तो मैंने रेफरी पे बॉटल उठा के फेंक दी थी। दीज वर ऑल इन कॉलेज डेज, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, रेफरी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर मैंने सॉरी मांगी। वो स्कोर में चीटिंग बहुत होती है, स्कोरिंग सामने वाले को दे देते हैं। तो इसके लिए ये फाइटिंग स्पोर्ट्स में बहुत है कि स्कोरिंग, जो जो रेफरीशिप है, जो स्कोर चढ़ाता है, बच्चा एक मेहनत करके आ रहा है, पर आप चीटिंग से उसको हरा रहे हो।
तो ये बहुत ज़्यादा है अभी अब भी। तो लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है, अब हाँ ये हो कम हो गया है, बिकॉज इसमें वीडियो सिस्टम हो गया है, कम हो गया है। बट कहीं ना कहीं अब कहते हैं कि बड़े कुछ टूर्नामेंट्स हैं वहाँ पर भी प्लस माइनस थोड़ा बहुत चलता है। कहते हैं कॉलेज गेम्स में हो सकता है ऐसे, या फिर ऐसे गेम्स में कुछ सुनने में आया है। तो आई टेल टू माई स्टूडेंट्स कि जो भी खेलना है ना 1 साइडेड खेलो, 19-20 का रखो ही मत, हाँ हाँ, ताकि इतना क्लियर हो कि कहीं कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं हो। मेरे साथ सेम हुआ था। मैं तालकटोरा स्टेडियम में खेल रही थी, एक टूर्नामेंट था। मेरे फादर हुटिंग कर रहे थे कि अच्छा मार इसको, अच्छे से खेल। और मेरे पास कोच था नहीं उस टाइम पे दिल्ली में। तो मैंने एक जो अच्छा प्लेयर है उसको मैंने बोला कि तुम मेरे को फाइट करा दो प्लीज़। तो फाइट कराई उसने मुझे, और रेफरी मुझे पॉइंट ही नहीं दे रहा। मैंने किक मारी चेस्ट पे सामने वाले के, +2 हो ही नहीं रहा है। मैंने फिर किक मारी, फिर +2 नहीं हो रहा। तो फिर मुझे मेरे को स्ट्रैटेजी चेंज हुई कि ना डायरेक्टली हाईएस्ट स्कोर जो होता है वो फेस पे होता है। फेस का 3 पॉइंट था उस वक्त, स्टमक का 2 पॉइंट था किक मारने का। तो फर्स्ट राउंड में 3 और उसका 6 थे। तो सेकंड राउंड में 3 मेरे थे, सेकंड राउंड में मेरे 12 और उसके 6 रह गए। अच्छा, तो जो ज्यादा पॉइंट वाला जो किक है आपने वो ट्राई किया? यस, वही करके करते करते फेस पे मैंने कंटिन्यूसली हिट करा। तो वो एक, अब देखो गाइड करने वाला कोई नहीं, सपोर्टर्स के लिए कोई एकेडमी एकेडमी थी नहीं, तो कोई टीम नहीं। बट एक खुद का माइंडसेट काम किया, कह सकते हो आप। कहते हैं ना खुद के प्रॉब्लम का खुद ही सोल्यूशन निकालना। तो वो सोल्यूशन निकालना खुद आता जा रहा था कि आगे क्या है पता नहीं, पर चलना है। स्पोर्ट्स करना कैसे कुछ पता नहीं है, एकेडमी नहीं है, पॉलिसीज नहीं है, फंड्स नहीं है, बट एक गोल है, बस एक निश्चय है कि जिद है कि करना है। कहाँ जाएंगे, जॉब लगेगी नहीं लगेगी सब छोड़ो, पढ़ाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी सब, बस वो एक जिद थी कि जो कर रहे हैं उसको करना है, और करके पूरी तरह से कंपटीशन। हाँ, क्योंकि बस जीतना ही है, एनी हाउ जी जान लगा देनी। उस स्पिरिट से सॉरी, मेरा 0 था उसका 3 था, और सेकेंड राउंड में उसका 3 रह गया, मेरा 12 पहुंच गया। 1 साइडेड खेलना ही पड़ा क्योंकि रेफरीज तो स्कोर दे ही नहीं रहे थे, वो ओपोनेंट की तरफ से नोन थे। तो ये अभी भी है, बट हाँ कम हो गया है। बट यही चीज़ें हैं जो एक प्लेयर की लाइफ में स्ट्रगल देता है। मोर देन मैं बोलूँगी, अगर एक स्टूडेंट, एक एजुकेशन भी एक जर्नी है, वैसे ही स्पोर्ट्स भी एक जर्नी है। तो एजुकेशन सिस्टम है हमारे इंडिया में, चेंज हो रहा है, पर स्पोर्ट्स सिस्टम अभी बन रहा है बड़े लेवल पे। जो मोदी जी उन्होंने बहुत स्कॉलरशिप दी हैं और पॉलिसीज़ बनाई हैं, बट वो अप्लाई हो राजस्थान लेवल पे, राजस्थान पे आ तो जाता है, स्पोर्ट्स काउंसिल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्लाई हो, इसका चेक हो कि प्रॉपरली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो बट कुछ अच्छी एकेडमीज़ हैं, अच्छे कोचेज़ हैं जो पर्सनली अपने बच्चों को इंडिया के बाहर तक ट्रेनिंग करा के लेके आ रहे हैं। ये अभी तो मैं जो देख रही हूँ ना, ये अपने ही स्तर पे काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल गवर्नमेंट से इसमें कहीं सपोर्ट मिल रहा है उस तरह का जो होना चाहिए। सपोर्ट है, बट वो आफ्टर यू विन, हाँ, वही मैं आफ्टर कह रही 10 हूँ। ईयर्स। हाँ, और उस समय उसकी वो उपयोगिता नहीं रहती है जो शुरुआत में ग्रो करने के लिए चाहिए। बाद में आपके पास बहुत कुछ होता है, तो उस समय अगर मिल भी रहा है तो ठीक है, मिलना कभी बुरा नहीं है, लेकिन जब नीड है ना तब आ जाए तो फिर परफॉर्मेंस काफ़ी बदल जाएगी। क्योंकि इसमें इंडियन ओलंपिक है, राजस्थान ओलंपिक है, ये लोग काम कर रहे हैं, इन्होंने काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लिया है। बट वही है कि जो अगर डिस्प्यूट में है कोई गेम, तो वो फंड रुक जाता है। मतलब पॉलिसीज़ हैं तो, पर उसके पॉलिसीज़ के प्रोस तो हैं ही, पर कुछ कॉन्स भी हैं। तो जितनी देर में पॉलिसीज़ पास होती हैं या आगे सपोर्ट मिलता है, क्योंकि बहुत उस प्लेयर को हर जगह चक्कर काटने पड़ेंगे। पहले वो अपनी फाइल अप्रूव कराए और ऐसे करके फिर कोच, फिर आगे अगर मान लो उस कोच और स्टूडेंट में कुछ अनबन है, तो भी वो कोच क्यों नहीं जाता आगे हेल्प करने। तो ऐसी चीज़ें हैं। कई बार मैं देखती हूँ ना, अंडर 17 वाले अब उनका लास्ट चांस है, बिल्कुल। और बिल्कुल उनकी चीज़ें छूट जाती हैं इसी पकड़ धकड़ में, और वो फिर अबव मतलब वो फिर मैच्योर हो जाते हैं। तो ये इस चीज़ों में उनका बहुत लॉस होता है। मेजॉरिटी सब लोग तो 12th के बाद छोड़ देते हैं, या कॉलेज, लास्ट कॉलेज, हाँ, और छोड़ देते हैं। बट अगर यही कल्चर, अगर फंड हो गया, या फिर अगर कुछ ऐसी क्राइटेरिया बन जाए कि ऐसे लोगों को किट
रीजनेबल प्राइस पे किट मिले। बहुत लाखों में किट्स आते हैं, रैकेट्स भी कितने एक्सपेंसिव हैं, लॉन टेनिस ऐसे। ऐसा कुछ बन जाए कि इनके लिए स्पेशल कैटेगरीज हैं जो एटलीस्ट ज़्यादातर जो टैलेंट है वो स्टेट लेवल पर ही खत्म हो जाता खत्म है, हो जाता है मेजॉरिटी। उनको दिखता है आगे इसमें कोई Yes. स्कोप है नहीं, हाँ, स्कोप है बट उनके लिए कोई फैसिलिटी रास्ते नहीं, और फंड्स, हाँ उनके लिए रास्ते बंद क्योंकि दिखते हैं। इतनी सारी गवर्नमेंट अकेडमीज तो नहीं है। अगर स्टेडियम्स में, तो स्टेडियम में आप सोचो कितने सारे लोग आएंगे सीखने, और एक कोच अगर 500 लोगों को सिखा रहा है तो कैसे 500 में तो क्लास लेना ही इट्स डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल चीज़ है। और स्टेडियम में बहुत सारे स्पोर्ट्स एक साथ चलते हैं, जो मेरा मानना है बिल्कुल कि हर गेम के लिए एक अलग एकेडमी और स्टेडियम होना चाहिए, सबको आप मिक्स करके नहीं चला सकते हैं। कुछ स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। हाँ सबके अलग अलग होने चाहिए। कोचेस की वैकेंसीज होनी चाहिए। इतने सालों में अगर आप देखेंगे तो और बहुत कम ऐसे होंगे जो कोचेस की, एक शहर में एक ही कोच होगा अगर, तो वो सिटी को तो कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि ऑन एन एवरेज 10-20% को आप लेके सिखाते हो, 20 की टीम को आप सिखाते हो तो सफिशिएंट है। तो 50-50-100 के स्कूल्स में भी देखा है, मैंने देखा 100 बच्चों पे एक कोच सिखा रहा। ये बहुत बुरी स्थिति है। मैं आपको पैरालंपिक के हाँ इंटरनेशनल प्लेयर की बात बता रही हूँ। ओके। वो अंडर 17 खेलती थी, उसके बाद तो अब मैच्योर हो गई है। उसकी स्थिति ये है कि विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उसे रनिंग के लिए ना उन लोगों के साथ ये होता है कि एक रनर उनके साथ होता है जो एक स्टिक पकड़े होते हैं, तो क्योंकि वो ओके देख नहीं सकती ना, तो इस तरह के प्लेयर्स के लिए एक प्लेयर उनको साथ में रखना पड़ता है। एक मतलब नॉन प्लेयर होता है लेकिन वो दौड़ता है उसके साथ, तो वो स्टिक पकड़ लेता है, ये आगे भागते हैं ये बच्चे, और स्टिक से वो उनको साथ साथ चलता रहता है, दौड़ता रहता है। ये प्रैक्टिस के लिए ये बच्चे क्या करते हैं पता है, इंटरनेशनल लेवल के जो बच्चे हैं ना उनकी बता रही हूँ मैं। अच्छा। ये लोग पार्क में घूमने आते हैं ना बच्चे, दौड़ने आते हैं, उनको रखते हैं साथ में कि बच्चे, उनके पेरेंट्स कहते हैं बेटा थोड़ा इसको दौड़ा दो, हाँ। और या फिर अपने खर्चे पे अगर कैपेबल है, अगर उसके पास इतने फंड आ गए हैं कई स्पोर्ट्स में कई बार जीतने के बाद टूर्नामेंट, तो फिर वो अपने खर्चे पे अपने साथ एक रनर रखती है और वो उसको डेली प्रैक्टिस कराता है। और अगर वो नहीं है, छुट्टी पे चला गया या कोई और प्रॉब्लम है, तो ये गार्डन में पार्क में जो लोग मिलते हैं ना, बेटा थोड़ा इसको प्रैक्टिस करा दो। ये स्थिति हमारे यहाँ इंटरनेशनल प्लेयर्स की ये स्थिति है। सोचिए हम सोचते हैं कि हम ओलंपिक्स में या पैरालंपिक्स में हम गोल्ड लेकर आए, उनकी व्यवस्थाएं देखिए उन देशों की, चाहे देश छोटे ही है पर उनकी व्यवस्थाएं देखिए। हमारी देश छोटे हैं लेकिन चैंपियन ज़्यादा है। बिल्कुल, बात छोटे और बड़े की नहीं है, बात आपने उन बच्चों को किस तरह की फैसिलिटी दी है इस लेवल के टूर्नामेंट के लिए, कैसे तैयार किया है। मतलब मैं अगर अपना जर्नी से इससे कनेक्ट करूँ तो जैसे मैंने बताया मेरे फादर ने सपोर्ट करा, और आई थिंक सो मैंने अपने फर्स्ट ईयर से लेकर अपने एक्सपेंसेस खुद उठाए हैं, चाहे वो इंटरनेशनल कोच के अंडर ट्रेनिंग करना हो। मैंने बहुत सारी फैसिलिटीज़, न्यू इक्विपमेंट्स मैंने अपनी अकेडमी में इंस्टॉल करे। आज भी मैं कोचेस को सैलरीज दे रही हूँ, रेंट दे रही हूँ, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, सब कुछ खुद बेयर कर रही हूँ। और फिर भी मतलब एक देखूँ तो 500+ मेडलिस्ट निकल चुके हैं। और ये एक खुद करने की जगह अगर हमें गवर्नमेंट ऐसी एकेडमीज़ को स्पॉन्सर फंड्स दे जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एनजीओज भी आगे आए, MNCs, CSR ग्रुप्स जो है ना, इसने बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो अगर सपोर्ट करते, वो सपोर्ट करें, तो कहीं ना कहीं आप देखो कि विद इन 1 or 2 years में सिचुएशन बदल सकती है। मुझे पैरालंपिक का 17-18 का मुझे ध्यान आ रहा है, 16-17 में मैं यहाँ स्टेट बॉडी की एडवाइज़र थी, मीडिया एडवाइज़र थी। यस, मैंने आपका सुना था, मैंने सुना था, हम लोग मिले थे आप लास्ट टाइम जब आपने एक अवार्ड फंक्शन में ऑनर भी किया था, तब मुझे पता चला था। तो उस समय स्टेट्स भी हुए थे और नेशनल चैम्पियनशिप भी हमारे SMS स्टेडियम में हुए थे। तो मुझे ध्यान है कि उस समय बहुत सारे पैरा प्लेयर्स थे, इनको केएन वेदांता जो अनिल अग्रवाल जी का है ना राजस्थान, उन्होंने उनको स्पॉन्सर किया था। और क्योंकि उसकी फोटोग्राफी के लिए वो आते थे ना, क्या ट्रेनिंग चल रही क्या, तो वो मैं पर्सनली किया करती थी अपने शौक से। तो वो मैं उनको जमा करके देती थी कि ये चल रहा है।
ठीक तो इस तरह से हैं, कंपनीज हैं और करती हैं सब। तो वो आगे गए, फिर आगे वो हाँ हाँ, बच्चे अच्छा किया, सुंदर सिंह को किया था, सुंदर सिंह गुर्जर को। अब तो बहुत नेशनल अब तो इंटरनेशनली Olympics हो गए। हाँ। अब तो कितना अच्छा कर इसके अलावा शताब्दी अवस्थी को भी उन्होंने किया था। फ्रेंड है अच्छी काफी। हाँ, उसका और भी कई हैं। हाँ, ये ग्रुप्स अगर आगे आएंगे हाँ। तो डेफिनेटली जो छोटी छोटी दुकानें चल रही हैं, जैसे छोटी छोटी एकेडमी चल रही है, प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर ट्रेनिंग हो, जहाँ के कल्चर भी हो स्पोर्ट्स का, और एक डिसिप्लिन हो और एक पारदर्शिता ये हो। बहुत एक अच्छी चीज़ है। स्पोर्ट्स से सोशल मीडिया हटेगा, डिजिटल आज इतने एडिक्शंस हो रहे हैं लोगों में, शॉर्ट वीडियोस देखने की वजह से सबके साथ सबने महसूस करा है ये पेशेंस चला गया है सबका, जल्दी पे मतलब हम पेशेंस लूज कर जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हम सब पे पड़ा है। बिल्कुल, अगर सर्वाइकल इश्यूज हो गए हैं हमारे पेरेंट्स के भी, जो ज़्यादा ऐसे फ़ोन चलाते हैं, सो सर्वाइकल इश्यूज हैं ये सब। फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई, ये खत्म हाँ नहीं हो हाँ, गई। पैसा रहता है। हाँ, तो बस। मतलब ये आई थिंक ये डिजिटल स्टार्ट हो गया था 2017-18 में। मुझे एक फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला था कि देखना फ्यूचर में, 2018 में बोला था कि सब लोग ऐसे चला रहे हैं ना, इनके यहाँ का पेन इशू होगा देखना। और आज हर अल्टरनेट हर किसी भी घर में देख लो, कोई ना कोई फिजियोथेरेपी ले रहा है, क्योंकि वो चलता गया हमारे। अब ईमेल से हम व्हाट्सएप पे आ गए, टास्क भी उसी पे हो गया, सब चीज़ें हो गई। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमने अपनी सोशल मीडिया की वजह, सोशल मीडिया तो नहीं बोलूँगी, मोबाइल फ़ोन्स से हम ऐप्स पे इतने वो हो गए हैं कि हमने हमारी जो खुद की क्रिएटिविटी थी, पीस था, वो हो फील्ड में निकलने का एक जो मौका था वो खत्म हो गया। अब यहीं बैठ के सारी चीजें इसी में इन्वॉल्व रहते हैं। वो एक तरीके से हम स्लो हो गए। तो आज मैं भी बेबस, आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं खेल रही थी और जब मेरा स्पेशल मोमेंट आया 2016 प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए, मेरे को मेल आया और मुझे यकीन नहीं हुआ कि मुझे मंत्रालय से, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से मेल आया। नहीं, अच्छा मैं बताऊं, वो प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया था। हाँ। और इंफॉर्मेशन ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का था। 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन ऑफ द ईयर, यस, है ना। उसमें आपकी एज तो बहुत कम थी, मुझे लग रहा है 22-23। बहुत यंगेस्ट रही होगी आप उस पूरी टीम में, मुझे लगता है। सब, आप यकीन नहीं करोगे, अमृता मैम सबकी एनजीओस थी, मैं थी, और जो सोल विदाउट एनी एनजीओ और विदाउट एनी संस्था और एकेडमी, आई वाज अलोन रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ। और एक और पर्सन थी, पिंकी, शी वाज अ बॉक्सर। तो आई थिंक मैरी कॉम को भी हराया है उसने, ऐसा कुछ टाइटल है उनका, हरियाणा से वो बॉक्सर। सब संस्थाएं वाली फीमेल्स और वी टू, हम दो अकेले। तो 100 वुमेन्स में हमारा जो सिलेक्शन हुआ, तो यकीन तो था ही नहीं, मेल आया, वो वोटिंग राउंड्स थे। हाँ, मतलब आज भी मैं उसको याद करती हूँ, तो वो मेरे लिए एक तरीके से आज भी सपना ही है, वो ड्रीम ही है कि है ना, फर्स्ट राउंड आपका क्लियर हो गया है, अब आपको सेकेंड राउंड के लिए आपके सारे सर्टिफिकेट्स देने हैं। तो वो जो मैं सोशल सर्विस कर रही थी, सेल्फ डिफेंस सिखा रही थी, खुद के लिए भी मेहनत कर रही थी, एकेडमी में प्लेयर्स को 3 काम एक साथ कर रही थी मैं, स्पोर्ट्स, सेल्फ डिफेंस, खुद सेल्फ प्लेयर जर्नी, और तीनों मैंने झोंक दिया था, क्योंकि मैंने बताया आपको मतलब मैं नाश्ता, हेल्थ भी ख़राब हुई खैर मेरी, मैं नाश्ता नहीं करती थी, सीधा 7 बजे निकल गई अरे बाप दोपहर में डायरेक्टली लंच, क्योंकि उस वक्त अवेयर नहीं था, कहीं ना कहीं पैशन बहुत ज़्यादा था, बाकी चीज़ें नज़रअंदाज करी मैंने, तो हेल्थ वेल्थ पे उस पर अफेक्ट हुआ। और बट जब वो मेल आया कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं, अब आप सेकेंड राउंड के लिए सेलेक्ट हो गए हो, फिर आए कि थर्ड राउंड है कि अब फेसबुक पे वोटिंग होगी। तो गुलाबो जी ने और भी बहुत लोग हैं जिनने सब ने फिल किया था। एक शूटर है अपूर्वी चंदेला, हाँ, उन्होंने भी किया था। अनफॉर्चुनेटली फेसबुक की वोटिंग में उनका नहीं आया, और मेरा और भारती सिंह चौहान और 2 जने और हैं, उनका सिलेक्शन हो गया। फिर शायद उनको फेसबुक पे क्लिक्स कम मिले होंगे, वो एक अपूर्वी रीजन। चंदेला तो काफी उसके बाद इंटरनेशनल तक गई है, Yes. उसने तो चैंपियनशिप जीती। और गुलाबो जी तो खैर अभी भी हाँ, पूरे इंडिया में है, इंडिया से बाहर कर ही रही हैं अपना नाम रोशन इस डांस का। तो वो जो एक पल था कि टॉप 100 वुमेन ऑफ इंडिया, कुछ जर्नलिस्ट थे जिन्होंने वहाँ तक ले जाने में मुझे हेल्प करी। वो उस वक्त नोएडा में काम कर रही थी, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। पहली बार मीरा शर्मा मैडम थी,
और वो शायद राजस्थान की रहने वाली थी और दिल्ली में वो काम करती थी। उन्होंने एक एपिसोड निकाला था, अब के बरस मोही बिटिया ही दीजो। ऐसी फीमेल्स अलग अलग राजस्थान से हर क्षेत्र से फीमेल्स के लिए, चाहे वो शूटिंग में हो, चाहे वो माउंटेनरिंग में हो, कहीं भी डांसर हो, किसी भी फील्ड से हो, उन्होंने ये निकाला था एपिसोड। उसके बाद गवर्नमेंट की उस पर नज़र पड़ी। वहाँ पे मेनका गांधी जी और आनंदीबेन पटेल जी भी आई थी उनके लॉन्चिंग में। तो हम सब फीमेल्स का एक क्लिप था, एक जर्नी का, कि आप क्या करें लाइफ में, कैसे अचीव करा। उन्होंने यहाँ के शूट भी किया था हमारे घर पे। वो एपिसोड वायरल हुआ और फिर आई थिंक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 1 साल कंप्लीट हुआ था। तो पहली बार ये अनाउंसमेंट होगा कि टॉप 100 वुमेन ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया जा रहा है ऐसी फीमेल्स को जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ अलग हटके किया है। और ये फेसबुक के साथ कोलैबोरेशन, जो मार्क जुकरबर्ग है उनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिलके ये करेगा। पहले कभी होता नहीं था, ऐसा कुछ प्लान भी नहीं था। और उस वक्त वही साल है जब मेरा एशियन गेम्स के लिए नाम कैंसिल हुआ था और यहाँ आया मेरा नाम, तो ऐसा लगा कि ये वही का लौट इधर तमाचा है। ये सबको तमाचा था कि उस वक्त बहुत क्या होता है जब आप अकेले चल रहे हो, अपने छोटे से ग्रुप के साथ चल रहे हो, और न्यूज़पेपर में मैं टूर्नामेंट्स तो खेल ही रही थी, कहीं ना कहीं मेरी टीम भी खेल रही थी। तो आई थिंक 12 मंथ्स मैम हर मंथ पेपर में नेम था अचीवमेंट्स। अच्छा, मेरा कुछ ना कुछ आप विन कर रही थी। हाँ, 4-5 years नॉन स्टॉप। तो जब न्यूज़पेपर में इतना था तो सारे कोचेस बस बोली करते थे, या फिर कुल मिला के रूमर्स फैलाते थे, कुछ भी बकवास करते थे। वो जो अवार्ड था वहाँ उस वक्त मैं मतलब मैंने जब देखा मेरे को यकीन नहीं हुआ, मैं बस आंसू बहे बस मेरे। आंसू आने में वैसे भी एक्सपर्ट हो। अब नहीं हूँ, अब नहीं। अब तो स्ट्रांग बन गई हो तो मैं। तो वो तो बहुत ही एक डिफरेंट था। और हम वहाँ गए, प्रणब मुखर्जी को देखा मैंने, सामने थे वो, बहुत उस वक्त वो राष्ट्रपति थे हमारे। राष्ट्रपति, और बिल्कुल काम और बिल्कुल एक पॉजिटिव ऑरा उनका रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में मेनका गांधी मैडम उस वक्त पोस्ट पे थी। तो ये एक जर्नी रही और लकीली मेरा नंबर उनके पास ही आया जस्ट। अगर आप टॉप 100 वुमेन ऑफ इंडिया में 100 वुमेन्स हैं तो मेरा नंबर जस्ट प्रणब मुखर्जी के पास में सिटिंग में। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद जब मैं आई, आप यकीन नहीं करोगे, वही जो लोग बोलते थे नेगेटिव बातें, वो सब फ़ोन पे फ़ोन करे जाए मुझे, सब फ़ोन करे जाए, कांग्रेचुलेशंस और विश। गुस्सा नहीं आया कि मैं तो फोन नहीं उठा रही, कर लो? किया कम से कम 40-50 ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मुझे डिस्ट्रैक्ट करा। और कहीं ना कहीं गेम, मतलब मैं ये फील्ड भी छोड़ने वाली थी और मैं तो चलो कॉमर्स लिया है, कोई बैंकिंग की तैयारी कर लेंगे या कुछ। और वो मतलब तब तो पता नहीं, रिचा जी पे आ गए वो सीधा। अभी वो रिचा जी पे हैं वो। अभी है ना उसी फेस में। हाँ, रिचा जी पे हैं वो। उनको वहीं रखना। तो कहीं ना कहीं फिर मुझे एक लक्ष्य मिल गया कि ठीक है, अब मेरे को खेलना है, मैं खेलूंगी जितना मैं मैक्सिमम खेल सकती हूँ। और अब मैं गर्ल्स को और स्टूडेंट्स को, यूथ को आगे बढ़ाऊंगी। आपने पुलिस को भी ट्रेनिंग दी है। जी, वो क्या था, किस एज में दी थी? क्योंकि काफी पुरानी बात है जहाँ तक मुझे जी। ध्यान है। ऑलमोस्ट 9-10 years 12 साल पुरानी है ना? हाँ, 10 years पहले 2000 18 एज रही होगी आपकी, 18-19। हाँ, मैं उस वक्त 16 की थी। अच्छा। इतनी छोटी सी लड़की जाकर पुलिस को ट्रेनिंग दे रही है। आपने सेल्फ डिफेंस की? सेल्फ डिफेंस। अच्छा। मैंने कहा, मैं रिसर्च कर रही थी सेल्फ डिफेंस पे, तो मैंने देखा कि पुलिस वालों, वहां पर भी एक किस्सा हुआ, जहाँ भी जा रही थी वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा था। थोड़ा हुआ है। क्योंकि क्या, उस वक्त मेरी हाइट छोटी और मैं एकदम थोड़ा सा चबी डबी, और लग रहा था कि बच्ची है, क्या सिखाएगी पुलिस वालों को, क्या सिखाएगी, ये तो खुद बच्ची है। तो अगेन मेरे फादर मेरे साथ जाते थे, तो हम वहाँ पे 500 पुलिस कांस्टेबल्स खड़े थे वहाँ पे। उन्होंने कराटे सीखा था, एक डिफरेंट स्टाइल। मैंने मल्टीपल मार्शल आर्ट को मिक्स करके एक सेल्फ डिफेंस का सिलेबस बनाया था, और जिस पे अप्लाई करा था वो मेरा भाई था ही। सदाबहार पंचिंग बैग। और मेरे जो, जहाँ पे हम ट्रेनिंग करते थे,
जयपुर से बाहर में जो एडवांस ट्रेनिंग लेके आती थी बाहर से, वहाँ पे बॉयज़ के साथ ट्रेनिंग होती थी। उनको मारना है, उनके ऊपर बैठ के अटैक करना है, वो गर्दन पकड़ रहे हैं आपकी, आपको वो ड्रिल करनी है। तो ऐसी जो सेल्फ डिफेंस की मैंने प्रैक्टिकल सेल्फ डिफेंस कोचेस जो हैं छांट के मैंने ट्रेनिंग ली, उन कोचेस के अंडर जितने भी एडवांस कैंप्स होते थे, जो राजस्थान में ट्रेनिंग वैसी अवेलेबल नहीं थी, उसको भी मैंने वहाँ सिखाया। तब वो पहले दिन तो पुलिस में बोला क्या सिखाएगी ये, तो फिर जब उनसे किया तो कि वो भूल चुके थे, क्योंकि वो अपने ट्रेनिंग पे पहले सीखा होता है उनका जो कराटे या कोई भी कोर्स जब रेगुलर स्टार्टिंग नहीं एज होते में हैं। उनको हाँ, सिखाते हैं। जब वो पुलिस बन रहे होते हैं। तो जब एक दो को जब मैंने हिट किया, एक को मैंने ऐसे एल्बो अटैक दिखाया, उन्होंने ऐसे एल्बो अटैक सीखा ही नहीं था, क्योंकि राजस्थान पुलिस में अभी शायद क्या पता चेंज किया हो, उस टाइम पे सिर्फ ऐसे पंचेस होते थे, कुछ उठा के गिराना है, ऐसे सेलेक्टेड 10 टेक्निक्स थी। बट मैंने सोचा सिर्फ सेलेक्टेड 10 टेक्निक्स से तो जनता की कैसे रक्षा होगी। अपराधी तो कितने ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, हाँ। एडवांस हो चुके हैं। हाँ, अभी भी हालांकि निर्भया पुलिस अच्छा काम कर रही है, बट मेरा कहना ये है कि हर साल मार्शल आर्ट का सिलेबस चेंज होता है, अपडेट होता है। बॉडी भी हर साल हमारी चेंज हो रही है। एक्सरसाइज भी कोविड के बाद कहते हैं कि सबकी बॉडी वीक हुई है, तो एक्सरसाइज जितनी आप एक्सरसाइज करोगे उतना आप स्ट्रीट पे अच्छा कर पाओगे, मतलब डिफेंस अच्छा कर पाओगे, रिएक्शन अच्छा दे पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं एक्सरसाइज से रिलेटेड है, मार्शल आर्ट से सेल्फ डिफेंस। तो मेरा यही कहना है कि आप, ऑल्दो मुझे पता है वो कौन से कोर्सेज हैं जिनसे रियल में सेल्फ डिफेंस सच में आता है, बट मैं खुद चाहूँगी कि जो भी पेरेंट्स या जो भी अगर कॉलेजेस अपने कैंप कराना चाहते हैं, 1 दिन का 2 दिन का कैंप लगा के आप पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाए। यही हो रहा है सब जगह। 1 दिन का इवेंट होता है सेल्फ डिफेंस, कैसे आएगा सेल्फ डिफेंस? क्या कोई पर्सन 1 दिन में बीटेक बन सकता है? क्या 1 दिन में डॉक्टर बन सकता है? नहीं। 3 इयर्स, वैसे 4 इयर्स का कोर्स है, 3 इयर्स मिनिमम आप करें, क्योंकि मैम 6 मंथ्स तो बॉडी की मसल मेमोरी को याद कराने में लग जाता है कि ऐसे हैंड उठाना है, ऐसे वापस लेना है, ऐसे एल्बो करना है, ऐसे पीछे किक मारनी है। अगर जैसे मैं चाहती हूँ कि 50 टेक्निक्स आप सीखो, 50 सिचुएशन 50 टेक्निक्स, तो टाइम लगता है। ये एक स्किल है, जैसे योगा एक स्किल है, और आजकल और भी इसमें नेचुरोपैथी आयुर्वेदा एक स्किल है, सेल्फ डिफेंस सच में एक स्किल है। तो इसमें किस तरह की सिचुएशंस, आपने 50 सिचुएशंस बताया, तो क्या क्या सिचुएशंस, कुछ एग्जांपल जैसे कॉमन सिचुएशन, किसी को मैं बोलती भी हूँ, किसी लड़के का गुस्सा आएगा, वो कुछ 5 मिस्टेक हमेशा करेगा। पहले तो वो गर्दन पकड़ के पीछे घसीट देगा, ठीक है। अगर आपको इसमें इजी टेक्निक है कि आप नेल से उसके आइज में मार दो, या एक आपको हैमर की तरह पंच बनाओ, ठीक है, सॉरी, पंच को हैमर की तरह बनाओ और आप उसके नोज पे हिट कर दो। उसके बाद अगर आपको टेक्निक्स आती है, नी अटैक आता है, तो अब नी अटैक कर सकते हो। जैसे किसी ने मेरा गर्दन पकड़ा है, तो आप ये सॉफ्ट सेल्फ डिफेंस कहते हैं इसको, नहीं तो आप इसको ट्विस्ट करके लॉक को, शोल्डर, आप फोर आर्म को ट्विस्ट करोगे तो बॉडी नीचे गिरेगी। ऐसी भी एडवांस टेक्निक है। इजी तो आपने ऐसे हिट करा और आप भाग गए, रिफ्लेक्सेस। तो आप इसको 100 टाइम्स करोगे तो सही आप अकेडमी में, तभी वहाँ याद आएगा। ये गलती हमेशा परफेक्टली हो भी पाएगा। हाँ, क्लोज टू पावर तो नहीं, चाहे गलत मारो, कुछ खोलो तो सही, हाथ पाँव तो खोलो एटलीस्ट। मैं अपनी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में ऐसे सबसे पहले हैंड और मतलब हाथ पाँव को ओपन करना, फ्री स्टाइल अटैक आप पहले करो, कुछ 4-5 मारोगे तो एटलीस्ट एक लगेगा। आज के समय को देखते हुए कौन कौन सी सिचुएशंस आपको लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पे कि पंच सीखना चाहिए या हिट करना आना चाहिए? 4-5 फैक्टर्स हैं सेल्फ डिफेंस के लिए मैम। एक तो थ्योरी, आप चिल्ला दो उस पर कि ठीक है हाउ डेयर यू, या आप एब्यूज़ करो उसको, ताकि साउंड से आपको हेल्प करने आएगा। एक तो साउंड से सेल्फ डिफेंस है, और सेकंड है कोई प्रॉप पड़ा है, जैसे फ़ोन है, आजकल फ़ोन भारी होते हैं, आप उसके फेस पे मार दो। ये आप हम देखा भी होगा, कभी फ़ोन हमारे ऊपर गिर जाता है तो ये बहुत हैवी वेट होता है, फ़ोन से आप हिट कर दो। सेकंड है बिटवीन 2 लेग आप किक करो, सबसे 100% काम आता है। तो जो आपके क्लोज आ रहा है ना, उसी को खतरा है। आप बिटवीन 2 लेग किक्स पे हिट करो, और या नी से हिट करो, और एल्बो ऐसे, जैसे आप एरोबिक्स भी कोई कर रहा है तो ऐसे एल्बो बना के इसको पैक करके आप आइज पे, नोज पे हिट करो। 10 टाइप्स की एल्बोज होती, बट मैं कैसे एक इन जनरल बता रही हूँ। सिचुएशन क्या होती है, नेक पकड़ लिया, कमर से पकड़ लिया, आपको उठा के आपके ऊपर बैठे हैं, ये सिचुएशन है।
कॉमन। अब इसमें एक सॉफ्ट सेल्फ डिफेंस, हालांकि जब नीचे एक सिचुएशन होती है कि आपको फाइट करते हुए उसको किक मारते हुए पंच मारते हुए नीचे से निकल के भागना है, एक ड्रिल है पूरी। मैं वीडियो जरूर शेयर करूंगी, ऐसी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल है ऋचा गौर अकेडमी में, वो आप जरूर चलाइएगा। तो ये पूरी ड्रिल है। अदरवाइज आप भूल गए तो आप अपने फिंगर्स को सामने जो भी आपके ऊपर बैठा है अब यहाँ पे जोर से हिट करो, इस जगह सेंटर में जो यस, ताकि वो 3 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स के लिए उसको लगे, क्योंकि ये करेंगे तो ये बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव पार्ट्स पे आप हिट करो। तो ये रिफ्लेक्सेस है। जैसे हम स्कूटी चलाते हैं, हमें पता है ब्रेक लगाना ही है, Automatic ऑटोमेटिक, reflex है। ये मसल मेमोरी है। उसी तरीके से हम लिख रहे हैं, ये सब बचपन से हम लिख रहे हैं, तो ये मेमोरी है, मसल मेमोरी। आप अपने रिफ्लेक्सेस बढ़ा लो। लेकिन इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेडली कोई ऐसी बात हो रही है तो मन आपका इतना स्थिर हो कि आप समझ पाएं कि मुझे करना क्या है। कई बार हड़बड़ा जाते हैं, समझ में नहीं आता है क्या रुक करें। जाते हैं। जैसे देखा है मैंने, कोई अटैक करो तो लड़कियां ऐसे करती। हाँ, तो इसके लिए भी आपने कोई मन को कंट्रोल करके और स्थिर करके सोचना कि मुझे क्या करना है। अगर इससे खाती मैम फिजिकली देखें तो ये ट्रेनिंग से दूर हो जाती है। जैसे मैं ट्रेनिंग में बोलती हूँ, मेरा ट्रेनर है वो अटैक करेगा। मैं एक ड्रिल कराती हूँ जिसमें आंखें बंद करके खड़े रहना है। कोई भी क्लासमेट है टीम में, अकेडमी मेरी सेल्फ डिफेंस अकेडमी में, वो पीछे से आके गर्दन पकड़ेगा, भागता हुआ आएगा और गर्दन पकड़ेगा, बॉडी भी हिल जाएगी। सड़क पे यही होगा एक्चुअल में। आप मार्केट में हो, सडन शॉक लगता है हमें, सरप्राइजिंगली अटैक आता है, तो सरप्राइजिंगली उसकी आंखें बंद कर दी। जो भी कोई टॉलर बॉय होगा, या मैं हूँ या ट्रेनर है मैं हूँ, हम में से कोई जना उसको अटैक करेगा। पहले सिखाएंगे हम कि पीछे से सिचुएशन आए, ठीक है, अटैक हो गया, इसको फिर क्या करना है। अब जो सिखाया था कि इस सिचुएशन पे कैसे करना है, जो 1 आवर 2 आवर डेली कर रहे हो, अब अटैक आ गया। अब तक तो पंचिंग बैग पे कर रहे थे या फिर फ्रेंडली प्यार से कर रहे थे, अब उस पर रिप्लाई करना है। तो फिर दिखता है कि हम कि वो 50% कर पाई है। अगर 3 स्टेप्स बताए हैं तो 50% उसको याद है, बाकी वो भूल गई। फिर वो जब उसको और रिवाइज करती और रिवाइज करती, एक सिचुएशन को 6 मंथ्स तक आप करते हो या 2 सिचुएशन को, तो फिर इतना लंबा प्रैक्टिस का Yes. टाइम। अच्छा मैम, मैं एक चीज़ और करती हूँ इसमें, एक ही हाइट के बॉय से नहीं कराना। समटाइम स्मॉलर, समटाइम जिसकी हाइट ज़्यादा है, कोई किसी का वेट बहुत ज़्यादा है। जब एक्चुअली अलग अलग हाइट के लोग होते हैं, क्रिमिनल्स भी आप समझ लीजिए कि आप अलग अलग हाइट, एक्चुअल ट्रेनिंग तो वही है हाँ, कि आप क्या अलग किसी हाइट भी तरह आप के अपने व्यक्ति से। फ्रेंड्स के साथ ही कर रहे हो बार बार, तो यू नो कि वो कैसे ट्रेनिंग पे अटैक करेंगे। तो अलग अलग हाइट पे मैं कराती हूँ 6 मंथ्स में। आई ट्राई कि वैसे तो हम लोग शॉर्ट टर्म कोर्स में भी कराते हैं, हम 20 टेक्निक्स करा देते हैं। तो 6 मंथ्स वाली ऐसी चीज़ होती है जो लॉन्गर रहती है आपके मसल मेमोरी में। 5 डेज हम कैंप लेते हैं, वो 5 डेज वाला कैंप में वो 2 मंथ्स बाद भूल जाते हैं। तो बट जिन्होंने ये एक ऐसी चीज़ है, हम फनी वे में कराते हैं, हंसी मजाक में। एक्सरसाइज भी हो गई, रनिंग एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग्स अच्छे खासी, हाफ एन आवर अपने फिटनेस कर लिया, अब हाफ एन आवर आप बॉडी पे एक दूसरे के साथ। तो ये एक नया कल्चर है। मेट्रो सिटीज़ में तो सेल्फ डिफेंस को लोग एज ए फिटनेस कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी भागना आना चाहिए, थोड़े बहुत स्ट्रेचिंग्स होनी चाहिए, बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। पेरेंट्स भी आते हैं मेरे पास, सीखते हैं कि हमें फिटनेस करना है, बड़ा उसमें मार्शल आर्ट्स ऐड कर देना, तो दोनों चीज़ें हो जाती है। तो क्यों ना एक जिम भी जा रहे हो और इधर भी जा रहे हो, तो जगह की बेटर है कि एक जगह सीखे। अब मैंने तो देखा है कुछ लोग इस तरह से सिखाते हैं, उनके मूव्स ऐसे होते हैं, या फिल्मों में देख लीजिए जो स्टाइल है वो देख के बहुत अट्रैक्शन होता है। लेकिन क्या वो भी इम्पैक्टफुल होते हैं, उस तरह के स्ट्रोक्स या उस तरह के फाइट या हिट? जो हम मूवीज़ में देखते हैं, क्योंकि मैंने एक्शन कोरियोग्राफ करा है, मैं इसलिए बता रही हूँ, मूवीज़ में प्लान्ड होती हैं सिचुएशंस, थोड़ा फैंसी सा हाँ होता है। फैंसी होता है। और उसमें वो पहले वो किसी के फेस पे अगर हिट भी, किसी के फेस पे वो पंच भी मार रहे हैं, तो वो यहाँ आके रुक जाता है, उनको रिएक्शन देना होता है। और टेक्निक्स होती हैं, बट वो रियल में, रियलिटी में वैसा होता नहीं है। नहीं, लेकिन देखिए कुछ लोग अपनी एकेडमी को या अपने आप को इस तरह से शो करने के लिए कि हम बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत अट्रैक्टिव हिट दिखाते हैं, शो करते हैं। बिल्कुल। तो वो हिट काम का है कि नहीं है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। अगर मैं सड़क पे बात बताऊँ, सड़क पे अगर आप राइट टाइमिंग पे हिट करते हैं, राइट टेक्निक, वो काम आएगी।
लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल, क्योंकि मैंने बताया मार्शल आर्ट के बहुत सारे पार्ट हैं, एक स्पोर्ट्स है, एक सेल्फ डिफेंस है, एक फिटनेस है, एक इसमें आगे स्टंट है, जो हम मूवीज़ में स्टंट्स देखते हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो वो जहाँ अगर आप स्टंट का सिलेबस उठा के सेल्फ डिफेंस में डाल रहे हो, वो काम नहीं आएगा। वो आप उछल के किक मार रहे हो, वो आपका किक पकड़ गिरा देगा नीचे। तो वो जंप करके स्टंट मतलब नहीं है। तो वही मैंने बताया कि आप राइट टाइमिंग पे, अगर राइट टाइम पे सही चीज़ आप अटैक करो और फिर वहाँ से भागना होता है। भागना इज़ अ वेरी गुड सेल्फ डिफेंस। आप वहाँ से भागो, वो नहीं आजकल जैसे दिखाते हैं, मैंने देखा है कि नहीं पलट के मारो उसको, नहीं, मारना नहीं है। आपने हिट कर दिया, गो टू द पुलिस स्टेशन, या फिर जो स्मार्ट वॉच पहनी है या कोई ऐप है फ़ोन में, नियर बाय महिला थाना है, वहाँ आप रिपोर्ट करो। यही बेस्ट सेल्फ डिफेंस है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि उसको हिट इसलिए करो कि आपको भागने का टाइम मिल जाए। यस, या वो वापस पलट के नहीं मारे। इतना भी ब्रूटल नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही मिसयूज ही कर रहे हो आप अपनी आर्ट का। हाँ अपनी आर्ट का। या फिर आप, क्योंकि यू नेवर नो, अगर उसके पास नाइफ हुआ तो तब क्या करोगे आप नाइफ से थोड़ी डील करोगे। नाइफ इज ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा स्पीड में लगेगा। हाँ, हालांकि नाइफ की सेल्फ डिफेंस भी मैं ड्रिल्स कराती हूँ, बट इट इज़ अगेन ऑन द सिचुएशन। अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा बल्कि है या वो स्ट्रेंथ में ज़्यादा है, तो आप सेंसिटिव पॉइंट्स पे हिट करो, क्योंकि आप उसके स्ट्रॉन्ग पार्ट पे तो कुछ बिगाड़ फिर भी भी नहीं कर सकते कुछ। नहीं कर सकते। या प्रॉप्स का यूज़ करो, आसपास कुछ पत्थर है या कुछ ऐसी चीज़ है जो उसके आप हिट कर सकते हो, मिट्टी है उसके फेस पे हिट कर सकते हो, और रन। एस्केप इज़ अ वेरी बेस्ट। अब अमिता मैम, मेरे पास लड़के भी आ रहे हैं सेल्फ डिफेंस सीखने, आज से नहीं, 2022 में, मतलब जब हमने कोविड भी आया था, हमने एकेडमी क्लोज करी थी, तब तो 40-50 MNCs में जो बॉयज़ काम कर रहे हैं वो घर आ गए थे, वर्क फ्रॉम होम था। और 40-50 अप्रोक्सीमेटली मैंने उनको मना कराया अभी शायद कि बंद है अभी एकेडमी, हम करेंगे, वी विल ओपन इट। जैसे ही ओपन हुआ वो आए सीखने। तो आप सोचो सेल्फ डिफेंस आज एक एजुकेशन की तरह इम्पोर्टेंट हो गया है। पहले कहते थे रोटी कपड़ा मकान, नाउ हेल्थ सेफ्टी एंड फिटनेस चेंज हो गया है। मैं तो बोलती हूँ ये वो लाइन चेंज हो गई है कि रोटी कपड़ा और मकान तो देखिए, रोटी और मकान तो मैं देख रही हूँ सरकार बांट ही रही है। हाँ कपड़ा वैसे ही हो जाता है, जब ये चीज़ें हैं तो कपड़ा भी आ जाता है। अब हो गया है हेल्थ सेफ्टी एंड फिटनेस, जिस हिसाब से इवॉल्व हुए हैं हम। 5 सालों में बहुत चेंजेस आए हैं, हर फील्ड में आए हैं चेंजेस। तो कहीं ना कहीं मेरा यही मानना है कि सेल्फ डिफेंस किड्स भी सीख रहे हैं, मैन एंड वुमेन भी सीख रहे हैं। मेरे दादाजी को भी, मैं एक बार हम लोग पार्क में थे, मेरे दादाजी के फ्रेंड्स ने उन्हें बुलाया, देखो ये राष्ट्रपति अवार्डी हैं, मिले हम, मतलब अपने फ्रेंड्स से बुलवाया मेरे दादाजी ने। मैं बोला हमें भी सिखाओ। आप सोचो कि उनको भी एक दो जो इजी उनके बॉडी के हिसाब से थी, बॉडी के हिसाब से, एज के हिसाब से सिलेबस है। और फॉरेन में तो 40-50-60 की एज ग्रुप में वो ड्रेस पहन के खेल वो सीखती हैं फीमेल्स, सीनियर सिटीजन सीखते हैं। तो जब इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है तो एक माइंडसेट की चेंज है। नहीं, वहाँ तो इसलिए भी सीखते हैं ना कि सीनियर सिटीजन मोस्टली अलग अकेले रहते हैं, बच्चे नहीं होते हैं। तो सोसाइटी में सिक्योरिटी के लिए यहाँ तो ठीक है, बच्चे हैं, पड़ोसी भी यहाँ देख लेते हैं, कुछ होता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। तो लेकिन हाँ, जो स्थिति माइंडसेट होता है, एक ओपन माइंडसेट है कि चलो लेट्स लर्न न्यू। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग, हालांकि चेंज अगेन चेंज आ रहा है क्योंकि परिस्थितियाँ कितनी लोग बदल पार्क गई जा रहे है ना। हैं, देखा है मैंने, योगा के स्टेटस डाल रहे हैं सबके, पार्क में कुछ ना कुछ फिटनेस चेंजेस हुए हैं, अच्छा पॉजिटिव चेंज है। और थोड़ा सा और फास्ट हो तो हम डेफिनेटली हम उनसे भी, अमेरिका एंड ऑल से भी compete कर सकते हैं आराम से। तो ये है। और रही बात मेरी जर्नी की, इन्हीं बातों में जर्नी से हम भटक गए, हम सिर्फ उसमें आ गए कि स्पोर्ट्स एंड ऑल। बट मेरी जर्नी में ये 15 साल की बहुत बड़ी जर्नी है। मुझे लगता नहीं कि हालांकि मैं ट्राई कर रही हूँ हर चीज़ कवर करने की, ताकि कोई भी एज, क्योंकि मैंने हर एज ग्रुप को क्रॉस करते हुए बचपन से, देन ट्यूशन लाइफ, कॉलेज लाइफ में, जैसे वो पॉलिटिक्स हुई जो ऋचा जी कह के फिर कहने लगे सब लोग, और वो जर्नी आगे बढ़ी। और वहीं से मुझे लगा कि चलो इसको अब पीछे नहीं हटना है। 100 प्रेसिडेंट अवार्डी का मतलब क्या हुआ कि आप लेके बैठ गए बस, गिव बैक टू द नेशन। कितने ही प्लेयर्स हैं, कितने ही ऐसे अचीवर्स हैं अपने अपने फील्ड में,
वो विन करके बैठे हैं। पर जब अगर आपके पास कैलिबर है कि आप दे सकते हो, जैसे वो कि आप होता है किसी किसी में कि आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो आगे वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस। और मुझे लगता है अगर मुझे अच्छे लोग ऐसे मिलेंगे तो मैं उन्हीं ऐसे लोगों को अच्छा ट्रेनर्स और कोचेस बना के मैं चाहती हूँ कि पूरी पैन इंडिया पे ये सेल्फ डिफेंस जो मैं कर रही हूँ पूरी टीम के साथ मैं इसको लेके जाऊँ आगे। क्योंकि सेल्फ डिफेंस में अगेन ये एक मजाक नहीं है, ये एक सीरियस फील्ड है। आप सिखा रहे हो तो आप उसको भविष्य किसी का स्पॉइल मत करो, किसी को रॉन्ग टेक्निक्स मत सिखाओ। क्योंकि आजकल लोग जब मैंने देखा, जब आप जो जितने भी कोचेज हैं मैंने उनको कभी देखा ही नहीं खेलते हुए। कहाँ खेल रहे थे वो, ना ही मैंने न्यूज़ में देखा। कुछ लोग ने इनवैलिड टूर्नामेंट्स में अपनी सर्टिफिकेट और सीएम के साथ फ़ोटो लगा के न्यूज़ में आ गए, वो ऐसे भी लोग हैं। और वो सिखा रहे हैं, वो पोस्ट पे बैठे हैं। बट वो कहते हैं ना काम बोलना चाहिए आपका, जैसे अमृता मैम आपका काम बोलता है। मैं आपको देख ही रही हूँ, उल्टी गंगा मत भाई, अपनी बात ही बताइए। मैंने आपका भी देखा है, आप इतना अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड में। तो वही है कि काम बोलता है इसमें। आप सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं तो जेन्युइन होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। नहीं तो आप उसको बंद कर दीजिए, आप कुछ और फील्ड चूज़ कीजिए। क्योंकि सेल्फ डिफेंस आजकल मैंने देखा है कि कुछ भी नहीं, कुछ भी आर्टिफिशियल लेकर वो सड़क पे वो काम, उस लड़की से तो पूछो उसके साथ हुआ क्या है, कैसे पकड़ा, कॉलर कैसे पकड़ी, हाथ कैसे पकड़ा, रिसर्च तो करो। आप अपने हिसाब से सिखा रहे हो, आप तो लड़के हो, आपको क्या पता लड़की क्या पता सब कुछ आता हो उसे लेकिन नर्वस हो गई हो। तो वहाँ मैं मेंटल ट्रेनिंग देती हूँ, कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हूँ कि बहुत सारी फीमेल्स हैं, बहुत ताकत होती है लेकिन वो घबरा जाती है। वहाँ पे जब मैं काउंसलिंग करती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ। मेरे पास ऐसी फीमेल्स भी आई हैं जो मैरिड हैं, उनके साथ ऐसे वायलेंस हुआ है। कई बार डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कई बार बाहर हो जाता है, ट्रैवलिंग में हुआ है। कुछ तो ऑफिसर्स की, बड़ी बड़ी ऑफिसर्स की वाइफ है, घर में उनको, हाँ, वो उनके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। इन लॉज भी इतने स्ट्रांग है, पावरफुल है, वकील है। अब आप बताओ, मेरे सामने आके रोने लगी वो। तो मैंने सजेस्ट करे, हालांकि कुछ एनजीओ जो इनके लिए काम कर रही हैं, एनजीओ को आगे आना चाहिए। ये जो अच्छा एनजीओ में भी जो जेन्युइन है आजकल एनजीओज एंड जो सोशल वर्क ना अभी सोशल वर्क एक तरीके चूरन की तरह हो गया है, उस सब जगह अच्छे से जाने जाएगा। कहीं ना कोई एनजीओज बना के चला के काम डेटा में अपना वर्क दिखा देते हैं और अवार्ड लेने पहुंच जाते हैं। बट जो जेन्युइन एनजीओज हैं वो उन्हीं पे ही जाएं, कांटेक्ट करें। पहले एक टाइम था कि जैसे अवार्ड्स जो जेन्युइन एनजीओज थी, ऐसी पर्सनालिटीज़ को मिलता था। आजकल तो स्पोर्ट्स अवार्ड हो या कोई ऐसे वुमेन अवार्ड हो, जयपुर की बात कहूँ, वो कोई भी आके जिन हमने कहीं देखा नहीं उनका काम, वो बस 1-2 साल मेहनत करते हैं और वो अवार्ड ले लेते हैं, खरीदते हैं, पता नहीं क्या है। बट ये चीज़ भी आई थिंक इसको भी ठीक होना करना चाहिए। और लोगों को ध्यान देना चाहिए कि किसकी फील्ड में कंसिस्टेंसी है, कौन काम कर रहा है, परफॉर्मेंस क्या है, इसके आधार पर ही उनके पास सीखने जाएं या उनसे ट्रेनिंग लें। बाकी तो अवार्ड लेने दीजिए, उसको हम लोग रोक नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये जर्नी रही है हमेशा से। और इसके बाद भी मैंने प्रेसिडेंट अवार्ड के बाद भी मैंने खेला और अपना एज अ रेफरी भी मैंने कोर्स पूरा करा। और वही जो दूसरों मेरे साथ हुआ कि मेरे साथ चीटिंग्स हुई, मैंने नहीं करा कि मैं किसी को हरा रही हूँ या फिर जो जीत रहा है, चाहे वो मेरी एकेडमी का स्टूडेंट खेल रहा है, इधर किसी और का स्टूडेंट खेल रहा है, जो जीत रहा है उसको लेट हिम गो। क्योंकि आगे जाके तो वही सस्टेन करेगा बड़े लेवल पे जो टैलेंटेड है। डिस्ट्रिक्ट में अब अगर कोई रेफरी हरा देता है तो ये जर्नी है। तो मैंने रेफरीशिप की जर्नी भी पूरी करी एज अ दोनों स्पोर्ट्स में। अभी मैं दोनों गेम को, ताइक्वांडो, मुay थाई को, दोनों का डेवलपमेंट भी देख रही हूँ। ट्रेनर्स, ऐसी कोई संस्था नहीं है जो ट्रेनर्स बनाती है, होंगे, हैं कुछ सेलेक्टेड हैं, कम है। तो मैं ये एम कर रही हूँ कि मैंने प्लेयर्स को ट्रेनर बना के उनको एम्प्लॉयमेंट डिप्यूट किया है। तो ये वही अगेन, इतने सारे मेडलिस्ट हैं, कोचेज हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। तो किसी से पूछा नहीं मैंने, किसी से कुछ इतना सपोर्ट नहीं लिया, सेल्फ किया कि प्लेयर्स तो बेचारे स्पोर्ट्स कोटा के बहाने, उनको तो स्पोर्ट्स कोटा सबको मिल ही नहीं रहा है। जॉब तो सेलेक्टेड सीट्स है और वो भी हाईएस्ट
मेडलिस्ट इंटरनेशनल एंड मैक्सिमम इंटरनेशनल मेडलिस्ट, वो कहाँ जाएगा जिसने 2 इंटरनेशनल्स खेले हैं? और सीट्स जब ओपन होती है उसको वेट करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से मैं अवेयर भी कर रही हूँ ट्रेनर्स को, मैं मतलब प्लेयर को ही मैं ट्रेनर बना रही हूँ ताकि उनको वो गलत दिशा में नहीं जाए, एम्प्लॉयमेंट मिले। और ये भी हो कि उनको मैं पुश भी करती हूँ। आजकल इतना अच्छा स्कोप है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स लॉयर, स्पोर्ट्स सीए एंड स्पोर्ट्स मैनेजर। आईपीएल में जितने भी आईपीएल्स होते हैं उसमें स्पोर्ट्स मीडिया पर्सन्स डिप्यूट हो रहे हैं, स्पोर्ट्स डॉक्टर्स, बहुत सारे 36 फील्ड्स हैं अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हाँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड अलग फील्ड हैं जो स्पोर्ट्स में काम आते बिल्कुल। हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो गया, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, स्पोर्ट्स टेक भी एक अपकमिंग फील्ड है। ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं। तो राजस्थान से बहुत कम लोग हैं जो अवेयर हैं या जिनको गाइडेंस मिल गई, वो डिग्री करके फिर वो आगे प्लेसमेंट ले लेते हैं। जॉब के लिए न्यू वेंचर है ये। न्यू वेंचर है। उस टाइम पे, मेरे टाइम पे आई थिंक इतना ही था कि बस खेल के आ जाओ बस, और पढ़ाई रोकना मत क्योंकि पढ़ाई से ही जॉब लगेगी। और या फिर पीटीआई की तैयारी करो, गवर्नमेंट फिजिकल पीटीआई ट्रेनिंग, अच्छा स्कूल में जो होता है हाँ फिजिकल गवर्नमेंट ट्रेनिंग। स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज। तो उस टाइम पे वही ऑप्शंस थे। बट लोग अब राजस्थान में, क्या मैंने कहा कि जो मुंबई दिल्ली में अवेयरनेस है स्पोर्ट्स को लेके, वो यहाँ पे उस वक्त कम थी। अब अवेयरनेस आ गई है। बट अगर मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से मैंने अपनी नॉलेज के लिए नॉलेज ढूंढनी पड़ती है, दर दर करानी भटक के पड़ती है, ढूंढा। हाँ। और खुद के इसके बाद जैसे मेरे प्रेसिडेंट अवार्ड के बाद 200-300 प्लस मेरे अवार्ड्स हुए। और उसके बाद भी नॉलेज मैंने अपनी रोकी नहीं। अब क्योंकि ये हमारी फील्ड में सिलेबस एक बार में आप सीख के आ जाओ ऐसा नहीं है। इसमें लेवल्स होते हैं, 1st डिग्री से 10th डिग्री तक जाते हैं। तो जैसे 4th डिग्री का, 4th डान का मैंने एग्ज़ाम दिया है, ब्लैक बेल्ट का। और आगे 5th डान भी मैं जाऊंगी, 6th डान भी जाऊंगी मैं। और मे बी आफ्टर ईयर में फिर से खेलने का वापस शुरू करूंगी कमबैक का। और तो ये प्रोसेस मुझे लगता है गोल होना चाहिए। गोल भी ऐसा कि सेल्फ डिफेंस में बहुत लोग आते हैं कि मैम फ्री में सिखा दो। वो अच्छे कॉलेजेस हैं, आप एक कोच को बुला रहे हो। जैसे मैंने डिवाइड कर रखा है, एक एडवांस कोर्स है, एक बेसिक कोर्स है। उसमें पता चल जाता है किसको सीरियसली सीखना है। तो जो बेसिक कोर्स है, बेसिक में सीखते हैं जिनको जेन्युइनली सीखने वाले हैं। तो वहाँ पे बार्गेनिंग चलती है आजकल कि आप इतने रुपए में हमें एडवांस कोर्स सिखा दो। आप एक लाइफ स्किल सीख रहे हो। और उसमें भी कॉलेज या कोई एमएनसी है, कॉलेज है, एनजीओस का समझ आता है, बट वो बार्गेनिंग करते हैं। तो इसी वजह से मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर्स, काफ़ी लोग मनी का स्कैम करते हैं। मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर को अगर सैलरी जितनी पीटीआई को मिल रही है उतनी स्कूल में मिलेगी या उतनी कॉलेज में ऐसी एक पोस्ट होगी, तो मार्शल आर्ट के जो स्कैम्स हो रहे हैं कि फर्जी टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए एंट्री फीस के नाम पे, 50-60 थाउजेंड में ब्लैक बेल्ट्स बेच दी, ये स्कैम भी हो रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और आज ही नहीं, ये बड़े समय 20 से। ईयर्स 20-30 ईयर्स से हो रहे हैं जबकि। और तो ये स्कैम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक जो इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर, जैसे योगा इंस्ट्रक्टर की निकली है, इसी तरह क्रिएट करनी चाहिए, आ जानी चाहिए। और फिर और इतनी बड़ी संस्थाएं हैं, कॉलेजेस हैं, वो बोलते हैं कि अब 2-3 हज़ार रुपये में सारा कोर्स सिखा दो। वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल नहीं है। तो किसी ने कहीं से सीखा है, ट्रेनिंग ली है, उसके ऊपर काम किया है, वो रिसर्च के बाद आपको वो सिलेबस मिल रहा है कि सड़क पे ही ज़रूर आपको सीखना चाहिए। और कोई भी कोच आता है सिखाने 3-4 घंटे, तो आप उनसे बार्गेनिंग करते हो। ये एनजीओज ने भी स्टार्ट कर दिया। मैंने वुमेंस डे पे देखा था इस बार। अच्छा कि वो कोच तो इतने में सिखा रहा है, वो अब वो कोच ही नहीं है जो सिखा रहा है, पहली बात तो 1-2 हज़ार रुपए में आप वुमेंस डे पे आप सेल्फ डिफेंस की आप सेमिनार करो। उतने तो इक्विपमेंट्स ही नहीं होते। इक्विपमेंट्स ही 4-5 थाउजेंड के ग्लव्स होते हैं जिसको पहना के सिखाना होता है। तो ये एक पोस्ट है जो ये क्रिएट होगी तो ये स्कैम्स जो है वो कम रुकेंगे। होंगे। यस, कोच को, ट्रेनर को प्रॉपरली एज ए फैकल्टी, जैसे उनको अमाउंट मिलता है, सैलरी मिलती है कॉलेज में फुल टाइम या स्कूल में फुल टाइम, वो मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। आजकल स्कूल्स में बहुत बार्गेनिंग हो रही है, 5,000 में कोच लगा दिया, 10,000 में कोच लगा दिया। ये
आप इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ये उस लेवल की इंडिया तो चीजें चाहे वो आप सीख- जयपुर के लिए, आपके लिए जयपुर तैयार- चैंपियन कैसे बनेंगे? यस, और वो भी 100 बच्चों पे। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी ही को ही अपने अंदर चेंज करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, मेरी टीम का, मेरे आसपास जो लोग गलत कर रहे हैं मैं उनका ध्यान रखती हूँ। तो ऐसे लोगों को साथ में आना चाहिए, और इस ताकि हम स्पोर्ट्स में और प्लेयर्स निकाल सके। और सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी अच्छे से हो सके, ये नहीं कि एक दिन में कैंप लगाया ठीक है चले गए। तो क्योंकि लोग बोलते हैं एक दिन में क्या सीखोगे, सही बात है, एक दिन में आप क्या कुछ भी सीखोगे? नहीं सीख सकते, एक दिन में आप ठीक है, आप अवेयर हो सकते अवेयर हो सकते हैं, हो, पता चल जाएगा कि ये चीज़ है और ये सीखी जानी चाहिए। अवेयर हो सकते हो, बट इसको प्रॉपरली एक ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए, मेरा यही मानना है। हालांकि इस फील्ड में मैं कहूँ तो बहुत अच्छा स्कोप है, कोई भी एंटर करता है स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा रास्ता है अगर वो अच्छे गाइडेंस पे जाए तो। और सेल्फ डिफेंस में भी एक अनाउंसमेंट आया था डिप्टी सीएम का, सेल्फ डिफेंस में जो फीमेल्स ब्लैक बेल्ट होंगी उनको कॉलेज में रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा पोस्टर मैंने देखा था, एक अच्छा अभ्यास है। तो इस पर भी कोई बात नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं, मैं हाँ देखा नहीं, बस एक ऐड देखा मैंने। तो वो आप ज़्यादा जानते हैं, वीडियो से आप कनेक्टेड हैं, बट घोषणा हुई, काम होना चाहिए। और फीमेल्स की बात करूँ तो मुझे लड़कों के ज़्यादा कॉल आ रहे हैं सेल्फ डिफेंस सीखने के। फीमेल्स का निर्भया केस के बाद एक्सट्रीम अवेयरनेस आई थी कि नहीं अब तो हमें प्रॉपरली सेल्फ डिफेंस ही सिखाना है हमारे बच्चों को, प्लेयर नहीं सिर्फ सेल्फ डिफेंस। ऐसे भी पेरेंट्स, लड़कों के क्यों आ रहे हैं? उनके क्या उनको बाहर खतरे महसूस होते हैं? क्राइम क्राइम बढ़ रहा है, ट्रैवलिंग में, ऑफिस जाना आना, देर रात नाइट ड्यूटीज रहती हैं, से घर वापस आना, बहुत क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मेन ये है। और मार्शल आर्ट या सेल्फ डिफेंस ऐसी स्किल्स सीखना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। जो लोग फर्स्ट क्लास से सीखने लग जाते हैं वो डेफिनेटली अच्छा टाइम है। अब आप देखो ऑफिस के साथ साथ जॉब करते हुए भी सीख रहे हैं, अभी भी आज भी हम जो ऑफिस में जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैं सैटरडे संडे ओपन कर रही हूँ। संडे में ओपन अच्छा। रहते 7 डेज हाँ आपका ओपन रहता है? हाँ, मेरे पास एक पर्सन आया, वो शूज़ की शॉप पे काम करता है, तो शॉप पे तो फिर मॉर्निंग टू नाइट, और उनके लिए संडे, ऐसे 2-3 जने और हैं, कोई एक पीएचडी कर रही है, उनको भी संडे ही मिलता है। तो ऐसे लोगों को सिर्फ सेल्फ डिफेंस, एज 40 होगी उनकी, एक की 35 है, एक की 40 है, 45 है, तो मेच्योरिटी आ जाती है कि हम ये स्किल क्यों सीखना है, तो वो दे आर कमिंग। तो यही चीज़ है कि रही बात जर्नी से हम कनेक्ट करें तो खुद के रास्ते मैंने खुद ही बनाए, और कह सकते हैं खुद के आंसू खुद ही पहुँचे और फैमिली का सपोर्ट रहा, फिर कुछ अच्छे फ्रेंड्स मिले, अच्छे लोग मिले, अच्छे फील्ड के अच्छे कोचेस मिले, अच्छे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने, अच्छा ऐसा भी था जब मैं बाहर खेलने जाती थी तो मेरे स्टूडेंट्स मेरी बैच संभालते थे। स्टूडेंट्स का एक कनेक्शन होता है, कुछ स्टूडेंट्स आपके इतने अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं, जो आपकी पूरे क्लास अच्छे से ईमानदारी से संभालते हैं। और मैं बाहर खेल रही हूँ, बच्चे इंस्टीट्यूट सीनियर, हाँ वो संभाल रहे थे क्लासेस मेरी, तो कहीं ना कहीं उनका भी योगदान रहा है। और एक तरीके से 10 ईयर्स तक सीख के गए हैं मेरे पास, तो सोचो 10 ईयर्स में उनको मैंने नॉलेज दी है, या उनको मतलब उनको कुछ स्टूडेंट्स तो मेरे ऐसे थे वो घर ही नहीं जाते थे, उनका मन ही वहीं लगता है अभी भी, मतलब वो एक सेकंड होम है स्कूल। और स्कूल अभी भी लोग बच्चे ऐसे जुड़ जाते हैं, वो 5th क्लास में आते हैं, वो कॉलेज तक आगे तक भी वो अभी भी कनेक्टेड है मुझसे। तो वही होता है, वो टीचर की कोचिंग कहीं ना कहीं, शायद मेरे फादर प्रोफेसर हैं इसीलिए कोचिंग स्किल, हाउ टू टीच मेरे अंदर मुझे पता चला कि है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे से कोचिंग तो अच्छी हो रही, क्या हो रहा है तो शायद जैसे ये शायद वहीं से आई है मुझे कोचिंग स्किल्स भी। एक और स्किल है आप में, या आप हारने के बाद खुद को कैसे तैयार करके और वापस से खड़े हुए अपनी कमियां देख देख कर कि मेरी ये गलती थी, तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि मोस्टली क्या होता है, हारने के बाद निराशा yes. होती है, लेकिन मैं क्यों हारी, सामने वाला क्यों जीता, इस पे आपने कैसे काम किया? इसमें डेफिनेटली स्टडी करा मैंने, अपनी वीडियोस देखी कि क्या कमी थी, क्या मैथ से पहले मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, या फिर होता है कभी कभार घर पे डांट पड़ जाती है, या फिर दोस्तों से झगड़ा हो जाता है, या फिर माँ उस टाइम पे
कुछ जॉब में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, तो क्या ये इशू था, या मैं सोई नहीं प्रॉपरली, या फिर मैंने फोकस नहीं किया, या फिर मेरा ध्यान कहीं और था। ऐसी मिस्टेक्स होती हैं। तो आप अपने मिस्टेक्स को रिव्यू करते थे, मैंने क्या गलती की है, क्या मिस्टेक करी, या फिर सामने वाले के क्या प्लस पॉइंट्स थे उससे जो, सीखा। हाँ, ये वही चीज़ है। आज मैं उस स्पोर्ट्स की किताब को उठा के अगर मैं लाइफ में रखूं तो वो वही है। लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक अ स्पोर्ट। जो मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनसे पूछती थी कि ना, सीनियर्स ने बहुत अच्छा गाइड किया मुझे, मैं ऐसा कहूँ तो। लोग होते हैं कि कुछ बिना गाइडेंस के चलते रहते हैं, पर मैंने कुछ मेंटर्स मिले मुझे, कुछ सीनियर्स मिले, कुछ अच्छे सक्सेसफुल फीमेल्स से फ्रेंडशिप्स हुई, तो पता चला कि यस कि फिर एम्बिशियस लोगों से ही मेरी बनती थी नॉन एम्बिशियस से मेरी बनी नहीं। ऐसा भी टाइम रहा। बट जब जिनका सबका विजन होता है, मुझे लगता है मैम, सब एक साथ बैठते हैं, और चाहे आज वो शताब्दी अवस्थी हैं, पैरा स्पोर्ट में और भी प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है मैं कुछ ऐसे लोग अच्छे हैं वुमेन एम्पावरमेंट में जो अच्छा कर रहे हैं। अगर हम उनके साथ बैठ के कुछ चेंज लाने के लिए काम करते हैं या डिस्कशन भी करते हैं, तो वो एक एज अ मोटिवेशन काम करता है। और रही बात मैच की रिव्यूज़ की, तो मैं रिव्यू करती थी, पूछती थी कोचेस से। डेफिनेटली जयपुर में तो कोई थे नहीं एज सच कि मैंने क्या गलती करी, क्या कमी रही मेरी मिस्टेक में। और मेरे पेरेंट्स भी मुझे, मेरे फादर मुझे बोलते थे कि जा मैच में जाने से पहले किसी से बात मत करना, किसी से बात ही मत करना, एनर्जी वहीं कंज्यूम हो जाएगी। अच्छा, ये एक टिप मुझे, तो उससे पहले फ़ोन साइड में रखती थी या फिर अवॉइड करती थी कि फ़ोन, किसी से बातचीत ही ना हो। 2 दिन पहले, जैसे 2 दिन बाद मैच है, अच्छा 2 दिन पहले से Yes. फोन हटा देती हाँ, थी। बोले कि कोई कोई फ्रेंडशिप दोस्त कोई मिलने आ रहे, नहीं घर पे कोई भी आ रहा है, अभी मना कर दो, कहीं नहीं जाना घूमने। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है फैमिली ने जो गाइड करी एज अ मेंटोर की। जैसे हमारे फाइटिंग स्पोर्ट्स में अगर हम ध्यान नहीं दे और किसी से टेबल से पाँव लग गया ऐसे, खेलना तो उसी लेग से। ये भी ऐसा एक टिप है कि अगर पहले ही लगा लोगे तो वहाँ क्या करोगे। और प्रेशर लेके नहीं खेलना है। प्रेशर लेके, जब भी मैं प्रेशर लेके खेल रही हूँ हमेशा नेगेटिव हुआ है। प्रेशर नहीं, एकदम रिलैक्स माइंड से खेलना है। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है, अभी मेरे स्टूडेंट्स भी जिनके पेरेंट्स मैच देख रहे होते हैं, वो बच्चा वो मैच हार जाता है। अच्छा, लेकिन Because he आपके knows पेरेंट्स कि, के साथ रहते थे। हाँ, मेरे साथ उल्टा हुआ, वो एक डिफरेंट कह सकते हैं। बट अब अगर बच्चों के साथ अलग। स्टूडेंट्स पे मैंने एक्सपेरिमेंट देखा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात है ये। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी एक अच्छा विषय है करियर बनाने के लिए। तो मैंने देखा है कि जिनके पेरेंट्स वहाँ खड़े होते हैं ना, पास में वीडियो बना रहे होते हैं, तो उस बच्चे का ध्यान यहाँ होता है अच्छा, वो थोड़ा नर्वस भी हो जाता है, वीडियो बन रहे तो मुझे कोई कॉन्शियसनेस देख रहा है, उधर चली जाती है। कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए बच्चे लूज कर जाते हैं। ये भी एक चीज़ है। अब जैसे हमारे कुछ टूर्नामेंट्स इतने, अगर मैं लास्ट 20 ईयर्स में कराटे और टाइकोंडो के टूर्नामेंट की बात करूं, रात के 12 बजे तक टूर्नामेंट चल रहा है। आपको क्या लगता है, जो सुबह 8-7 बजे आया हुआ है बच्चा या बड़ा, कोई भी प्लेयर, उस क्या उसके पास स्टेमिना, एनर्जी, हाँ, वो तो एनर्जी लेवल सारे तो लो हो जाए। तो न्यूज़ में भी आया है बहुत बार। मैं उस फेडरेशन का हिस्सा भी रही हूँ, पोस्ट पे भी रही हूँ मैं, कमेटी का। बट रात तक टूर्नामेंट चल रहे हैं। मैनेजमेंट, ड्यूरेशन इतना स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, इतना ना लंबा तो स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट डे कर दो आप, नेक्स्ट डे का रेंट मत बचाओ नेक्स्ट डे उस जगह का रेंट दो, और आप जो भी पेमेंट्स रेफरीज को देनी होती है बढ़ाओ, और अब उसको करो। 12 बजे, 1 बजे, देर लेट तक कोई प्लेयर खेल ही नहीं सकता। और एक प्लेयर कितने राउंड एक दिन में खेल पाएगा, मतलब एक रेस्ट के बाद अगले दिन वो यस, नेक्स्ट ये अभी तक इंडिया में ये सोल्यूशन हुआ ही नहीं रहा, जयपुर की नहीं, ये पूरे इंडिया में टूर्नामेंट्स। एक बार तो सीबीएसई टूर्नामेंट रात तक चला था। सीबीएसई जो खुद एक बड़ा पैनल है, वो भी रात तक, ये रियलिटी है। अब ये इनमें चेंजेस हालांकि कर रहे हैं, बट स्टिल बहुत से पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं कि हम छोड़ के जा रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं अपने बच्चों को रात को 12, 10, 11, 12 बज के। कोई भी पेरेंट 5 PM के बाद बच्चे के पास रहेगा ही नहीं वो, कि वो कुछ खेल पाए। वो नींद में खेलते हैं, बच्चे हारते ही हैं। हाँ, नींद में खेलते हैं। और दूसरी चीज़ है कि स्टेमिना खत्म हो चुके होते हैं, एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं ना उस समय तक। ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल ये देखे गए हैं कराटे में, टाइकोंडो में। कुछ लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, बट ये अभी भी हो रहा है हर कहीं पे। तो ये चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्स में सुधार आनी चाहिए।
और अगर स्कूल अपनी स्कॉलरशिप्स बनाए, पॉलिसी बनाए स्कूल की, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, मेरे साथ कुछ स्कूल्स हैं वो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप दे रहे हैं बच्चों को, जुड़े हुए हैं, 10 साल से स्कूल जुड़े हुए हैं, हम 10 साल से ट्रेनर वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ पे टीम तैयार कर रहे हैं। तो ये एक अब वही है कि जब मीडिया में आता है तब जाके लोग एक्टिव हो जाते हैं, जब वो मीडिया में नहीं होता तब एकदम रिलैक्स। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है अब वो वक्त है कि स्किल पे अब ज़्यादा फोकस किया जाएगा। एक कमी मैं और देख रही हूँ, स्पोर्ट्स जितना इतना जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और मीडिया में आकर लोगों के बीच इसकी बात हो रही है, इसमें ड्रग्स का बहुत Yes. ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो अपने बच्चों को आप कैसे इससे दूर रखते हैं? क्योंकि जहाँ बॉडी बिल्डिंग की बात आती है ना, बिल्कुल या फाइटिंग की, तो और एक्सरसाइज है, जिम है, वहाँ इसकी ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। बिल्कुल। तो इसको आप कैसे दूर रखते हैं बच्चों से? इनिशियली तो मैं जनरली जो सिलेक्शन होते हैं जिन बच्चों का बड़े लेवल पे, उनको एक डेफिनेटली गाइड तो करती हूँ कि देखो इनके नेगेटिव इफेक्ट बहुत है। जब आप बड़े होगे तो उनको पता चलेगा कि आपके आगे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाएंगे, बहुत सारे इश्यूज, हेयर लॉस भी हो सकता है और हार्ट पे भी इफेक्ट कर सकता है। दूसरी बात, जो आप टेस्ट में पकड़े जाओगे, वहाँ टेस्ट होता है जो डोप का जो टेस्ट होता है वो ओलंपिक से हमारे कितने प्लेयर्स को लौटा चुके हैं, आप देखिए। बिल्कुल। कितनी शर्म आती है जब उनको देखते हैं। कई बार तो मैम ऐसा भी हुआ है कि जिन्होंने सिर्फ एक पैरासीटामोल खाई है या कोई टेबलेट खाई है जुकाम या कोल्ड कफ की, वो भी पकड़े गए हैं, बट वो तो जेन्युइन थे कि उनको पता नहीं था कि एक कोल्ड कफ की दवाई भी नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन अगर डोप के लिए एक बना है जो पैमाना, आपको उसको फॉलो करना है, चाहे आपने फीवर के लिए हो, कफ के लिए, उससे मतलब नहीं है। आपको पता होना चाहिए उस चीज़ का कि वो ये चीज़ है कि यही नहीं, लोग इंजेक्शंस लेते हैं, इंजेक्शंस ले रहे हैं, स्वेटिंग के लिए ले रहे हैं ना। आपके अगर वेट लॉस करना है तो आपका जो स्वेटिंग के लिए कितना, तो ये चीज़ें तो आप 2-3 किलो वजन उसके उस तरह से घटाओगे तो ये चीज़ ठीक नहीं है ना। ये चीज़ नेशनल लेवल पे तो जो मेडलिस्ट होते हैं उनको बैन कर देते हैं, बट ऐसे भी हैं जो जुगाड़ से आगे चले जाते हैं, बट वो आगे जाके वो वहाँ जाके रुक जाते हैं। वहाँ पता चल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया का ही स्पॉइलेशन है। और अगर आप ये सोचो कि हम अपने स्टेट से जुगाड़ करके आगे निकल जाएंगे, आप हैबिचुअल हो जाओगे, फिर वो चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी तो आप कैसे परफॉर्म करोगे। और कई बार वो इसलिए भी करते हैं कि मेरे जो पीछे है, मेरे बाद की रैंकिंग में जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो मुझसे बेटर परफॉर्मर है, तो सिलेक्शन में वो छूट जाए। यस, ये होता है। तो मैं किसी भी तरह करके मैं निकल जाऊँ, वो सिलेक्शन में छूट गया, अपना नंबर आ गया, अपनी बारी मिल गई, लेकिन वहाँ जाकर वो लूज़ कर जाते हैं। तो ये देश का एक मेडल इसी तरह चला जाता है। एक स्टूडेंट था, क्या होता है, सीनियर्स होते हैं जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, मेरा एक स्टूडेंट था, उसको न्यू ही था, वो नेशनल्स खेल रहा था, एक्साइटमेंट में उसने कहीं से नेट पे देखा या क्या, उसने विक्स खा ली यहाँ पे एनर्जी के लिए, पता नहीं कहाँ से देखा उसने विक्स खा ली। नहीं, नेट पे आजकल इस तरह के ज्ञान बहुत ज़्यादा है, बच्चों को इससे भी और आप रोकना पड़ेगा। में था मैम, मैंने अवेयर किया था, वार्न किया था, सब चीज़ थी। बोला हाँ ठीक है दीदी, हाँ हाँ ठीक है, ऐसे करके बोला, मैं ध्यान रखूंगा। 30 सेकंड बाद वो नॉकआउट हो गया, उसका शोल्डर नीचे उतर गया, सेंसेस तो खो ही चुका था वो, मतलब उल्टा हुआ। हालांकि विक्स से तो मुझे नहीं लगता, थोड़ा सा हो उससे सकता नहीं है। हुआ, वो अपनी ही एक्साइटमेंट की वजह से हुआ है, अपनी मिस्टेक, उसने अपना प्रॉपर गार्ड नहीं रखा, मिस्टेक की वजह से वो भी एक इशू था। और माइट भी उसके क्या सेंस में आया, वो हुआ उसके साथ ऐसा। बट अगेन मैं खुद मना करती हूँ, हालांकि हमारे पास हालांकि स्ट्रिक्टनेस तो अच्छी खासी है फेडरेशन में, स्टेट लेवल नहीं बट नेशनल लेवल पे वो चेक करते हैं, जो भी मेडलिस्ट होता है वो चेक करते हैं। बट जो लोग रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप देखेंगे वो वही खा के तो एनर्जी ड्रिंक्स भी ले रहे हैं जो एज ए कोल्ड ड्रिंक बिकती है वो लोग। लेकिन हाँ, इसके जो प्रॉपर सोर्स है, लाइक कि जो जेन्युइन सोर्स हैं, जो हम इजीली स्पोर्ट्स की डाइट से ले सकते हैं। हाँ, डाइट में ही इसको इंक्लूड करने बजाय कि ये सप्लीमेंट लें। जैसे कि लोग फिश खाते हैं अपने उसके लिए, प्रोटीन के लिए, और भी सोर्सेज हैं, ओमेगा है और पनीर है, ये सारे सोर्सेज हैं, तो वो लेते हैं। बट एट द एंड ये क्या हो रहा है कि जो लोग सीनियर्स लेते हैं उनको देख के जूनियर कॉपी कर रहे हैं। आई होप ये चीज़ कोच को देखनी चाहिए।
ऋचा जी, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। आप इतना समय हो गया इस फील्ड में, जी। वापस मुड़कर देखती हैं कि जहाँ से शुरू किया था, तो क्या लगता है कहाँ तक पहुँच पाई हैं आज? मैं अपनी जर्नी को याद जहाँ तक कर पा रही हूँ, रेगुलरली मैं इस फील्ड में रही हूँ और एक भी दिन छुट्टी नहीं करी है। और इस जर्नी को अगर मैं शॉर्ट में देखूँ तो जो मेरा प्रेसिडेंट अवार्ड हुआ, उसके बाद ये जर्नी चली। मैंने इंटरनेशनल में मेडल जीते, वर्ल्ड चैम्पियन बनी, साउथ एशियन चैम्पियन बनी ताइक्वांडो एंड मुआय थाई बॉक्सिंग में। फिर ये जर्नी चलती रही, 8 टाइम्स नेशनल गोल्ड मेडल हुआ मेरा, और वहाँ भी मेरे गोल्स रुके नहीं। और एक मौका और था जो मुझे अभी भी यादगार है, जो कि मैंने नेशनल एंथम गाया था प्रो कबड्डी लीग में। और ये ऐसे मोमेंट्स हैं जो एक मेडल के बराबर हैं मेरे लिए। प्रो कबड्डी लीग, वो मुझे ध्यान है, अभिषेक बच्चन ने भी शेयर किया था। जी। वो यहाँ पिंक पैंथर्स के ओनर हैं, रहे थे उस समय उस टीम के, तो उन्होंने अपने उसमें प्रोफाइल में शेयर किया था। बिल्कुल, आपके उसमें साथ भी गाना गा रहे हैं वो लोग स्टेडियम में। मुझे नेशनल एंथम गाने के लिए मेरी रिकॉर्डिंग भी हुई थी पहले, और नेशनल एंथम के लिए मुझे बुलाया था कि मुझे ओपनिंग सेरेमनी में राष्ट्रगान गाना है। और ये एक बहुत ही प्राउड और मेमोरेबल मोमेंट है अगेन। और आपके फील्ड का वो स्पोर्ट्स नहीं था, वहाँ पे बुलाया। बिल्कुल, और स्टार स्पोर्ट्स पे आया वो, और स्टार स्पोर्ट्स पे नेशनल एंथम गाना। और आई थिंक वो वीडियो में भी मैं काफ़ी भावुक हो गई थी, क्योंकि लाइव ऑडियंस थी, सब कुछ लाइव गाना था, परफॉर्मेंस थी लाइव। और जो सॉन्ग था वो, मतलब जो नेशनल एंथम है, उसको भी अच्छे से निभाना था, इतने ही सेकंड्स में पूरा करना होता है। तो वो एक बहुत मुझे याद है कि जब वो मेरा अनाउंसमेंट हुआ कि हमारे बीच एक ऐसी महिला है जो स्पोर्ट्स और वुमेन एम्पावरमेंट में अपना अच्छा कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो जो हर्डल्स थे वो सब मुझे मिटते हुए दिखे, जो मैं हर्डल पार करते हुए आ रही थी। तो ये ऐसे मोमेंट होते हैं हमारी लाइफ में। फिर आगे 8 टाइम्स नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हुई मैं, बैक टू बैक। और एक बार तो मैंने हैट्रिक भी बनाई थी, नॉन स्टॉप 3 गोल्स। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको मोटिवेट करती है कि ये जर्नी जब चालू की है तो इसको आगे तक, लक्ष्य तक लेके जाएं। फिर मैंने पुलिस में सिखाया, जैसे मैंने बताया। और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में आपने ट्रेनिंग दी है, मुझे जहाँ तक ध्यान है। जी। आरबीआई में, और यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनमें जो महिला स्टाफ हैं फीमेल, एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी है, एयू है, यू बैंक फाइनेंस। ये महाराष्ट्र, गोवा, एमपी, गुजरात, राजस्थान, इन सब के बैंक्स में मैंने और मेरी टीम ने ट्रेनिंग दी है। एनसीसी में हमने ट्रेनिंग दी है। और मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं ट्राई करती हूँ सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट दोनों में ही मैं ट्रेन करके आऊँ, चाहे मेल है या फीमेल है। और ये जर्नी एनजीओज़ में भी, और अब तक फीमेल कैब ड्राइवर्स को भी सिखाया है मैंने। जो फीमेल कैब ड्राइवर्स हैं यहाँ जयपुर के आज़ाद फाउंडेशन की, काफ़ी फेमस है वो फाउंडेशन। तो उसमें जब आप एक सेटिंग उस पोस्चर में हैं तो कैसे पैसेंजर कोई बैठा है तो कैसे अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। और ये मैं हर साल कई बार क्रिमिनल्स भी राइड करते हैं या किसी गलत नियत से बैठते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है कहीं भी। और ये एक बार नहीं, आज़ाद फाउंडेशन फीमेल ड्राइवर्स को मैंने लगभग 5 ईयर से मैं बैक टू बैक हर साल ट्रेनिंग दे रही हूँ। और 3 लाख यूथ को मैं पूरे इंडिया में कवर कर चुकी हूँ, मैं और मेरी टीम। और मैं चाहती हूँ कि मेरे ऐसे ही लोग, अच्छे लोग जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, वो जुड़े। और हम 3 लाख नहीं, हम इंडिया की 30 लाख वुमेन को ट्रेन करें आगे। इसी प्लान पे आप चल रहे हो? जी, यही मेरा लक्ष्य है। और मैं 3 लाख का संख्या बढ़ाना चाहती हूँ कि ये आगे जाएं और अच्छे कोचेज़, अच्छे ट्रेनर्स हमारे साथ जुड़ें, और ताकि हम पूरे इंडिया को हम सेफ और स्ट्रॉन्ग बना सकें। और रही बात स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स डेफिनेटली मेरा फर्स्ट लव है, और मैं उसमें काम कर रही हूँ। और प्लेयर्स को मैं भी आगे देखना चाहती हूँ कि हमारी संस्था से, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, स्पोर्ट्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ जो अफोर्ड कर पा रहे हैं वही खेल पा रहे हैं, सबके लिए होना चाहिए।
चलिए, आप एक बहुत अच्छी कोच हैं, एक अच्छे प्लेयर हैं और एक बहुत मजबूत इंसान हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो ये थी ऋचा गौड़। इन्होंने बचपन बड़े ऊहा-पोह में निकाला, क्या करना है इन्हें पता नहीं था, लेकिन आज जो कर रही हैं इससे पूरी राजस्थान के बच्चों को और बाहर के बच्चों को मजबूत कर रही हैं। खुद तो मजबूत हुई ही, ये इनकी एक ज़िद थी, इस ज़िद को आगे बढ़ा रही हैं और इंटरनेशनल लेवल तक खुद गई हैं। इनके बच्चे अब जा रहे हैं। इनकी बातें सुनकर इतना अच्छा लग रहा है मुझे राजस्थान में रहकर, जब ये चीज़ देखती हूँ कि महिलाओं को इस तरह से निकल कर काम करने का एक अवसर मिला है और उसमें महिलाएं अपना बाहर तक जाकर परचम लहरा रही हैं, तो बहुत संतोष होता है। आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले एपिसोड में किसी और इसी तरह के मजबूत मेहमान को लेकर आएंगे आपसे मिलाने। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.